ओके, सो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्लास हमारी कल रुक गई थी। हम लोगों ने पूरा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डील कर रहे थे और प्रॉपर हो नहीं पाया था। तो उसको आज हम लोग वहीं से रिज़्यूम करेंगे और कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस के कुछ फिनोमेना के बारे में होपफुली कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और दिख रहा है स्क्रीन? ओके। फ़ोटो अच्छी है, फ़ोटो पे ध्यान जा रहा है आपका। ओके, पहले इस वीडियो को हाँ, वेरी गुड, बड़ी अच्छा आईक्यू है आपकी। ओके, तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डील कर लिया था और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। इस वाले पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर आ चुके थे 6th स्टेप में जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्राइमरी रिएक्शन से फॉस्फेट सबस्ट्रेट और फॉस्फोलिपिड्स की बात हो रही थी। आपके एग्जाम्स में यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं फर्स्ट और सेकंड सबस्ट्रेट और फॉस्फोराइलेशन। तो कल मैंने आपको 3 टाइप के फॉस्फोराइलेशंस के बारे में बताया था। एक बताया था दैट इज़ आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा बताया था आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और तीसरा बताया था सबस्ट्रेट और फॉस्फोराइलेशन। इन तीनों में टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस होता है और इन तीनों का अलग-अलग जगह पे क्या होता है यूटिलाइज़ेशन होता है। अगर आप जब कभी भी आपसे फोटोफॉस्फोराइलेशंस की बात अगर की जाएगी तो आप यहाँ पे समझ जाना कि वो बात किसकी कर रहा है। फोटो मीन्स लाइट, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन इसका मतलब होता है लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होना। और जब कभी भी आपसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस की बात अगर किया जाएगा तो आप वहाँ पे समझ जाइएगा कि हाँ, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशंस की बात किया जा रहा है मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी जनरेट होती है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशंस के बारे में कि ये आपसे यहाँ पे बात किया जाएगा। इसके बाद अगर आपका सबस्ट्रेट और फॉस्फोराइलेशंस की बात अगर किया जाएगा तो आप क्या बताएंगे जहाँ पे इसका कोई प्रोसेस नहीं है। वैसे ग्लाइकोलिसिस में भी हो रहा है, कहीं और पे भी हो सकता है, टीसी साइकिल में भी हो सकता है या फिर और भी कोई प्रोसेस होगी वहाँ भी हो सकता है। डेफिनेशन आपको इसका ये बताता है कि जब कभी भी उस फॉस्फोराइलेशंस को होने के लिए अगर आपका जो सोर्स ऑफ मतलब कि एडी मतलब फॉस्फेट है वो उसकी वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए और उसको देने वाला जो आपका सोर्स है वो क्या हो खुद सबस्ट्रेट हो तो उसको आप सबस्ट्रेट और फॉस्फोराइलेशंस के से नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है आपका ये सबस्ट्रेट और इस सबस्ट्रेट पे एंजाइम आपका काम किया है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो काइनेज जैसा कि आप जानते हैं कि काइनेज वर्ड जुड़ेगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे मतलब फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होगा। तो इस 1,3-bis फॉस्फेट का जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 एंड 3 है, 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप क्या हुआ आपका यहाँ पे रिमूव हुआ, दिस वन रिमूव होकर के आपका बनाया क्या दैट इज द 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इस सबस्ट्रेट ने ही अपना फॉस्फेट क्या किया है ट्रांसफ़र किया है उस रिएक्टेंट एंजाइम को के थ्रू। तो इसकी वजह से आप इसको क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट और फॉस्फोराइलेशन, राइट। तो ऐसे ही सेकेंडरी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दैट मीन्स इस वाले स्टेप में जहाँ पे आपको फॉस्फोनिल पायरुवेट से पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनने की प्रोसेस में दिखाया जा रहा था। यहाँ पे भी आपको क्या लगेगा पायरुवेट काइनेज लगेगा। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि सबस्ट्रेट में आपका एक फॉस्फेट है जबकि जो प्रोडक्ट बना है वो फॉस्फेट फ्री हो गया है। तो जब कभी भी एटीपी के सिंथेसिस के लिए या एटीपी के फॉर्मेशन के लिए सबस्ट्रेट खुद से ही मतलब खुद ही आपके फॉस्फेट का क्या हो डोनर हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी सच काइंड ऑफ फॉस्फोराइलेशन नोन एज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, राइट। तो इससे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3 तरीके के। पहला ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट सबस्ट्रेट और फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम का नाम, तो इसको आप याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबस्ट्रेट और फॉस्फोराइलेशन कौन से रिएक्शंस में होगा। ऐसे 4 आपको रिएक्शंस दे दिए जाएँगे। जैसे सपोज़ अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1,3-bis फॉस्फोराइलेशन से 3 फॉस्फोराइलेशन, तो आपको ये भी हो सकता है या फिर इससे ये दे सकता है या फिर आपको ये दे सकता है। कोई भी 10 स्टेप में से जो भी रिएक्शंस आपको समझ में आएगा, 4 आपको रिएक्शन देकर के ऑप्शन में पूछेगा कि पहला वाला सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन के लिए सही रिएक्शंस क्या है, राइट। इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे वाले सबस्ट्रेट और फॉस्फोराइलेशन से भी यही पॉसिबल सवाल बनता है कि आपका उसके लिए जो एंजाइम है वो कौन सा है या फिर उस प्रोसेस में जो आपका रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहा है क्या क्या आपका बनेगा, कौन से प्रोसेस मतलब कि क्या रिएक्शन उसके लिए सही होगा, ये तरीके से आपसे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा कि पूरे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में पे ऑफ के फेज में जहाँ पे एटीपी का जनरेशन हो रहा है वहाँ उस वाले फेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ऐसा रिएक्शंस हैं जिसको आप प्राइमिंग या फर्स्ट प्राइमिंग या सेकंड प्राइमिंग के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट लेवल का क्या हो रहा है फॉस्फोराइलेशन हो रहा है।
तो पहला आपका जो सबस्ट्रेट है जो डोनेट कर रहा है क्या, दैट इज़ अ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड। इसको आपको लॉजिक से अगर आप समझेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऊपर से जो भी रिएक्शंस आप पढ़ते चले आए हैं, पहले एक भी फॉस्फेट नहीं था, फिर फॉस्फेट जुड़ा, फिर इसका 2 फॉस्फेट जुड़ा। अभी तक सिर्फ फॉस्फेट ऐड हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ से जो प्रोसेस होगी फॉस्फेट का माइनस होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पाएँगे कि यहाँ पे 1,3 2 फॉस्फेट है। इसके बाद का जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, एक कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फॉस्फेट था, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट था, अब ये फॉस्फो हट गया, आपका सिर्फ क्या बच गया, पाइरुवेट बच गया। तो जब कभी भी सबस्ट्रेट के बाद का जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उसमें फॉस्फेट की कमी अगर दिखाई देगी तो आप समझ जाइएगा कि हाँ, वहाँ पे सबस्ट्रेट और फॉस्फोरेसेंस की बात हो रही है। तो ये रिएक्शंस को एग्जाम के टाइम पे याद रखने का या रिकॉल करने का एक लॉजिक है कि सबस्ट्रेट जो होगा उसके पास हायर नंबर ऑफ फॉस्फेट होंगे, जबकि जो प्रोडक्ट होगा उसके पास लोअर नंबर ऑफ फॉस्फेट होंगे या नहीं होंगे। ये रिएक्शंस की पहचान है आपको जानने के लिए कि हाँ, कहाँ पे सबस्ट्रेट और फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा जब आपका क्या होगा, एटीपी खर्च होगी। वहाँ पे आप देखेंगे कि सबस्ट्रेट के पास कोई भी फॉस्फेट नहीं होगा। अब प्रोडक्ट में सब फॉस्फेट आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा, या अगर ऑलरेडी फॉस्फेट अगर होगा तो उसमें नंबर ऑफ फॉस्फेट क्या होंगे, बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि आप ऊपर देख करके आए हैं कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बना तो वहाँ पे एटीपी क्या हुई, खर्च हुई। तो वहाँ पे सबस्ट्रेट में आपका ग्लूकोज में कोई फॉस्फेट नहीं था, जबकि प्रोडक्ट में फॉस्फेट आपका ऐड हो गया। सिमिलरली जब उसका कन्वर्जन हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर से फॉर्मेशन किसका हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का। तो जब ये 6 नंबर पे मतलब कार्बन पे सिर्फ एक फॉस्फेट था, अभी आपका 1 पे भी हो गया, 6 पे भी हो गया, एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो गया। तो ऐसे एडिशंस वाले प्रोसेस में आप क्या बताते हैं कि एटीपी वहाँ पे क्या होती है, खर्च होती है। जबकि सबस्ट्रेट में ज़्यादा हो, प्रोडक्ट में अगर कम हो या ख़त्म हो जाए, तो उसको आप बताते हैं कि एटीपी वहाँ पे क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो ये दोनों ही रिएक्शंस एक दूसरे के क्या हैं, एंटागोनिस्टिक हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो बड़े आसानी से इनको समझ सकते हैं और इनको एग्जाम के लिए आप याद भी रख सकते हैं। सवाल आपके ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कहाँ-कहाँ से बनेगा, इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना ज़रूरी रहेगा। पूरे के पूरे प्रोसेस में आपसे कहीं से भी सवाल नहीं बनता 3-4 पॉइंट को छोड़ कर के। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, तो देख लेते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि ये 10 स्टेप का जो प्रोसेस है, जिसमें से 3 स्टेप्स आपके कैसे हैं, दैट इज़ द इरिवर्सिबल हैं, और उस इरिवर्सिबल रिएक्शंस पे इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स हैं, उनका नाम भी आपने देख लिया। तो अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जो आपका पूरा का पूरा 10 स्टेप में से 9 जो स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स आपके फॉस्फोरिलेटेड हैं कंपाउंड। तो उन फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से फॉस्फेट का एडिशन किया जाना ज़रूरी हो जाता है, और अगर फॉस्फेट का एडिशन ना हो तो क्या वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो बेसिकली हम लोग अब बात करने वाले हैं, दैट इज द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब आपको समझ में आ ही चुका है। तो इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोरेटेड इंटरमीडिएट, आउट ऑफ 10 9 कंपाउंड जो हैं आपके, वो क्या हैं आपके, दैट इज द फॉस्फोरेटेड हैं इंटरमीडिएट। जितना भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा है, उनकी लॉजिक, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया है, द बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली लैक द ट्रांसपोर्टर फॉर फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स। जो आपकी सेल्स होती हैं, उन सेल्स के सरफेस पे आपके ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं, अलग अलग काइंड के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ये ट्रांसपोर्टर्स आपके प्रोटीन होते हैं, जिनको आप कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ये दिया गया कि नॉर्मली जो आपके सेल्स हैं, उन सेल्स के मेम्ब्रेन पे फास्फोट को, मतलब फॉस्फोरेटेड शुगर को, मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसके पास फॉस्फेट है, मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे ये एस क्या है, शुगर है, इससे जुड़ा हुआ क्या आपका फॉस्फेट है। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, दैट इज द फॉस्फोराइलेटेड शुगर। इन कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए मेम्ब्रेन पे, मतलब सेल का जो आपका जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे कोई ट्रांसपोर्टर नहीं पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपको ये दिखाया गया। और ये आपका क्या है, ट्रांसपोर्टर। तो ये ट्रांसपोर्टर मैं आपको बना के समझा रहा हूँ, लेकिन ये पाया नहीं जाता फॉस्फेट के लिए। द phosphorylated glycolytic intermediate कैन नॉट लीव द सेल्स, मीन्स अगर जो आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स अपने ग्लड रिसेप्टर्स के थ्रू आया, मान लीजिए आपका ये ग्लड का रिसेप्टर है या ग्लड का आपका ट्रांसपोर्टर है, और ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ग्लूकोज है। सॉरी। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज आपका पूरा सेल्स में क्या कर चुका है, एंट्री कर चुका है अपने इस रिसेप्टर से। तो मान लीजिए यहाँ पे जी से रिप्रेजेंट किया मैंने ग्लूकोज को। अब ये ग्लूकोज आपका जब यहाँ पर आया है, तो मतलब इसके जो ट्रांसपोर्टर है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब कभी भी आप डाइट करते हैं, मतलब मील लेते हैं, अगर आप खाना खाया है आपने, वहाँ उसमें क्या होता है, शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, तो आपके सेल्स के बाहर वाले जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होते हैं, वहाँ पे ग्लूकोज का परसेंटेज क्या होता है, हाई हो जाता है।
जिसकी वजह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होता है? इनसाइड द सेल्स होता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टाइम तक वैसे कुछ मील नहीं लेते हैं, कुछ खाना नहीं खाए रहते हैं, तो उस टाइम पे आपके एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब आपके ब्लड का या सेल्स के बाहर का जो ग्लूकोज लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो सकता है। तो उस कंडीशंस में ये ग्लूकोज इस इन्वर्स कंडीशन में भी क्या कर सकता है? जा सकता है। इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जैसे ही एंट्री करता है, पहले इसका क्या किया जाता है? फॉस्फोराइलेशंस करा दिया जाता है। इसमें पहला स्टेप में आपका क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। एक बार अगर आपका ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेटेड हो गया, तो अब ये दोबारा सेल्स से लीव नहीं कर पाएगा, मतलब इसको सेल्स से बाहर जाने की पॉसिबिलिटी जो हो गई, 0 हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इस सेल्स के मेम्ब्रेन पे कोई भी रिसेप्टर्स या कोई भी ऐसे ट्रांसपोर्टर्स नहीं हैं जो कि फॉस्फेट कंटेन करने वाले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को या शुगर के मॉलिक्यूल को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकाल सके। तो फॉस्फोराइलेटेड करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वंस अ सिंगल टाइम अगर एक बार ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की एंट्री हो गई और एंट्री हो जाने के बाद उसका फॉस्फोराइलेशंस कर दिया गया, तो अब सेल्स को उसको उस सेल्स में बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना ही कंसंट्रेशन का ध्यान देना होता है, ना ही उसके बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अब वो फ्री हो चुका है कि इस पे हमने फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कर दिया है, तब वो सेल्स को लीव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको वही स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है, द फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट कैन नॉट लीव द सेल्स। सेल्स को लीव नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ transporter proteins. So after the initial phosphorylations, no further energy is necessary to retain the phosphorylated intermediate in the cells. एक बार सेल्स ने क्या किया? एनर्जी अपना कंज्यूम किया इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को फॉस्फेट। हाँ जी। अरे कहाँ से सुनाई नहीं दिया? अच्छा, ये वॉइस की प्रॉब्लम बाकी लोगों को भी हुई है या फिर बाकी सबको सुनाई दे रहा है? सुनाई सुनाई दे रहा है? अच्छा ओके। अच्छा, ओके, ओके। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो फॉस्फोराइलेशंस होने का जो कॉन्सेप्ट है, उसका सिग्निफिकेंस सेल्स को क्या है, इस चीज़ को लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। आपको बताया गया कि नॉर्मल जो आपकी सेल्स होती है, उन सेल्स के मेम्ब्रेन पे बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स को, आयंस को और एलिमेंट को क्या करते हैं, सेल्स के बाहर और सेल्स के अंदर ले जाने का काम करते हैं। राइट। ग्लूकोज अगर एक बार आपका फॉस्फोरेटेड हो जाता है तो उस ग्लूकोज की है जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, उसको सेल्स से बाहर ले जाने के लिए ऐसा कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं पाई जाती है जिसके थ्रू वो बाहर निकल पाए। तो एक बार ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अपने इस ग्लट रिसेप्टर से अगर क्या करता है, अंदर में आ जाता है, राइट, ब्लड रिसेप्टर जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ग्लूकोज को अंदर ले आते हैं। तो इसको इसके थ्रू जब आने के बाद इसको पहला काम क्या होता है, इसको फॉस्फोरेसेंस किया जाता है ताकि अब ये फॉस्फोरेटेड वाला जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है वो आपके सेल्स के बाहर ना जा पाए। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट वही बताया गया कि द फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स कैन नॉट लीव द सेल्स आफ्टर द इनिशियल फॉस्फोराइलेशंस, नो फर्दर एनर्जी इज नेसेसरी टू रिटेन द फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट इन द सेल्स। एक बार, सिर्फ एक बार फॉस्फोरेसेंस की प्रोसेस जब हो जाती है तो इस सेल्स को, उस कंपाउंड को सेल्स के अंदर में रिटेन करने के लिए फर्दर कोई भी एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंगल टाइम के फॉस्फोरेसेंस कर देने से वो सारा का सारा जो शुगर का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, वो सेल्स। जी हाँ। नहीं, नहीं, ये आप पहला लाइन आप पढ़िए, यहाँ पर आपको बताया गया कि बिकॉज़ द मेम्ब्रेन जनरली लैक ट्रांसपोर्टर फॉर द फॉस्फोराइलेटेड शुगर। ये वाला जो शुगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ग्लूकोज के साथ में 6 फॉस्फेट जो आपका लग गया, इसके लिए ट्रांसपोर्टर है ही नहीं। ये मैंने आपको ट्रांसपोर्टर का फिगर बना कर के दिखाया कि ऐसे ट्रांसपोर्टर होते हैं। नॉर्मली जितने भी आपके मेम्ब्रेन के अंदर और मेम्ब्रेन के मतलब सेल्स के बाहर आने-जाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन किसी एक प्रोटीन से होता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से। तो सेल्स के मेम्ब्रेन पे ऐसा कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है जो ट्रांसपोर्टर बेसिकली आपका फॉस्फोराइलेटेड वाले कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर पाए, राइट।
तो जब वो नहीं है, तो इसका मतलब उसको सेल से बाहर नहीं जा पाएगा, अगर वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या शुगर का मॉलिक्यूल फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा। तो इसी चीज़ का बेनिफिट उठाता है सेल्स, एक बार आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब एंट्री करता है ब्लड रिसेप्टर के थ्रू, तो उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेटेड कर देता है, जिसकी वजह से अब वो सेल्स को लीव नहीं कर पाता, जा नहीं पाता है बाहर में। अब उसको अपना जो काम करना है, चाहे कंसंट्रेशन घट रहा है बढ़ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाहर अब जा नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये भी बताई गई कि एक बार के फॉस्फोराइलेशंस कर देने से फर्दर उसको दोबारा ऐसा करने के लिए एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से सेल्स में वो बना रहता है। डिस्पाइट द लार्ज डिफरेंस इन द इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन, चाहे इस ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ये बाहर और अंदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ही क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि आपका सेल्स के इन साइड में है फॉस्फोराइलेटेड वाले फॉर्म में, अब वो बाहर नहीं जा पाएगा। ओके। तो पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस से बताया गया वो क्या बताया गया, कि नॉर्मल आपके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स पे फॉस्फोरेटेड वाले कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मतलब कोई ट्रांसपोर्टर नहीं पाया जाता है। राइट, ट्रांसपोर्टर अगर होगा तो वो बाहर चला जाएगा। तो ट्रांसपोर्टर ना होने की वजह से अगर ये फॉस्फोरेटेड नहीं होगा, तो ग्लूकोज के लिए ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपका अंदर से बाहर जा सकता है, कंसंट्रेशन अगर वेरी करेगा तब। यहाँ पे फिर से आप समझिए, ये मान लीजिए आपका सेल्स है, और इस सेल्स के सरफेस पे, मतलब आपके मेम्ब्रेन पे कई सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टर्स पाए जाते हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक रिसेप्टर पाया जाता है, ट्रांसपोर्टर, जिसको आप बोलते हैं ग्लट। राइट, ये ग्लट क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टर होता है, जिसके थ्रू ग्लूकोज के मायोटीन जो होते हैं वो आपका क्या करते हैं, एंट्री करते हैं सेल्स में। तो जब आपका मान लीजिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है यहाँ पे अंदर आ गया, तो यही आपको बताया जा रहा है कि अगर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नॉर्मली ऐसे ग्लूकोज के फॉर्म में ही रहेगा, तो इसका अभी जो अंदर आना हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि बेसिकली जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगा वहाँ से मूव करेगा कहाँ की तरफ, लोअर की तरफ, तो हायर से लोअर की तरफ। तो नॉर्मली ये आपका जो सेल्स के बाहर है उसे आप क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द इंट्रासेलुलर। तो यहाँ पे नॉर्मली जब आप कोई मील लेते हैं, खाना पीना अगर आप खाते हैं, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करता है, रेज कर जाता है। हाई ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होने की वजह से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, आसानी से सेल्स के इनसाइड में हो जाता है। एक बार आपका जब ये ग्लूकोज अगर अंदर यहाँ पर आ गया, अब अगर इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो क्या हो सकता है, होगा क्या, यही कि इसको जब अगर सपोज कि आपने काफ़ी टाइम तक कोई खाना पीना नहीं खाया, कोई भी चीज़ अगर आपने नहीं लिया हुआ है, तो उस टाइम पे आपके बाहर का, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर का जो कंडीशन है वहाँ पे ग्लूकोज डिप्राइव कर जाएगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी बन जाए कि आपका जो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर आया हुआ है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपका बाहर भी जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। तो ये जो फिनोमिना है वो ना हो, दैट इज वाई जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एंट्री करता है, ये इसका तुरंत का तुरंत क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करके इसको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, फॉस्फोराइलेटेड बना देता है, जिसको आप बोलते हैं फॉस्फोराइलेटेड शुगर। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है आपका वो क्या है, फॉस्फोराइलेटेड शुगर। अब इस फॉस्फेट को कंटेन करने वाले शुगर के पास यहाँ सेल्स से बाहर जाने के लिए कोई भी रिसेप्टर्स यहाँ पे पाए नहीं जाते हैं, ये रिसेप्टर्स यहाँ पे पाया नहीं जाता है, तो ये इस सेल्स को लीव नहीं कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो गई। तो अब आसानी से सेल्स में क्या होगा, आपका वो फॉस्फेट के साथ में जुड़ा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट के मायोटीज होंगे वो आसानी से बने रहेंगे, और एक बार का ही फॉस्फोरेसेंस कर देने से फर्दर उसको दोबारा हर स्टेप में फॉस्फोरेसेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आपका फॉस्फोरेसेंस हो जाता है तो सेल्स में बड़े आसानी से आपका क्या है, वो मटेरियल पड़ा रहता है, और फर्दर उसके लिए कोई सेल्स। हाँ, हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब होता है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो जाना। आपके आपके क्या बोल रहे हैं बताइए। हम्म।
अरे भाई, तो ये जो कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि स्टोर के फॉर्म में रहता है। ये आपके सारे के सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं, इनका फर्दर यहाँ पे प्रोसेस चल रही होती है। ये इनको स्टोर करने का काम नहीं है। स्टोर आपकी बॉडी में ग्लूकोज सिर्फ ग्लाइकोजन के फॉर्म हो सकता है, ना ही ग्लूकोज में, और ना ही ग्लूकोज के जितने भी आपके डेरिवेटिव्स इंटरमीडिएट कंपाउंड हैं वो। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस का मतलब होता है कि आपके पूरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना। जब ब्लड में ही ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो ये अंदर आएगा कहाँ से, और जो अंदर ग्लूकोज आपका आया उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि ये फॉस्फेट का के साथ में यहाँ पर, ये सिर्फ इसको रिटेन करने के लिए है, स्टोर करने के लिए नहीं। ये वाला जो प्रोसेस है वो बाहर ना जा सके इस वजह से है। ऐसा नहीं कि हाँ ये लॉन्ग टाइम तक आपका यहाँ बना रहेगा, ये सेल्स का चलने वाला कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होती रहेगी और आपको एटीपी जनरेट करना रहेगा आपकी आपकी बॉडी को वर्क परफॉर्म करने के लिए। और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन बेसिकली वो है जहाँ पे ग्लूकोज का लेवल ही आपके ब्लड में ही कम हो जाए। तो जब आपके ब्लड में मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर में ही ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप डाउन हो जाएगा तो सेल्स को ग्लूकोज उतना मात्रा में मिलेगा ही नहीं, और उसी कंडीशंस को आप बेसिकली हाइपोग्लाइसेमिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया? अरे बताइए भाई। प्रियंका। अच्छा। ओके। ठीक है। सो पहला सिग्निफिकेंस आपने यहाँ पे देखा, इंपॉर्टेंस फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स का कि क्या है। और ये इस डायग्राम से आपको ये बताने की कोशिश की गई कि हाँ जो फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड हैं उनके होने से सेल्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो पहला पॉइंट कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपका बाहर नहीं जाएगा जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर का एक्स्ट्रा सेलुलर का चाहे कितना ही डिफरेंस में हो जाए, उसकी वजह से इसका बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे अब फॉस्फेट ग्रुप लग गया है। और ऐसे ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट को बाहर जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टर यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ओके। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस में क्या है। फॉस्फोरेट ग्रुप आर इसेंशियल कंपोनेंट इन द एंजाइमेटिक कंजर्वेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। ओके, आपको बताया जा रहा है कि ये जो फॉस्फोरिल ग्रुप कल के बारे में कल मैं आपको उन्हें बताया था, ये जो ग्रुप होते हैं जितने भी आपके एंजाइम डिपेंडेंट आपके रिएक्शंस होते हैं मेटाबॉलिक में, उन सारे रिएक्शंस में एनर्जी को कंजर्व करने वाले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। मतलब इस तरीके से आप समझ सकती हैं कि अगर किसी भी सबस्ट्रेट में फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो गया है तो डेफिनेटली वो शुगर से जुड़ेगा तो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड या फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनाएगा, और ये दोनों दोनों जो बॉन्ड होते हैं उनके क्लीवेज से बहुत हाई एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि फॉस्फोरिल जो ग्रुप होता है वो काफ़ी इसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी के कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। Energy release in the breakdown of a phosphoanhydride bond, such as those in the ATP, is partially conserved in the formation of a phosphoester, such as the glucose 6-phosphate। तो आपको एटीपी का स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है और आपको यहाँ पे बताया गया था कि 3 फॉस्फेट आपके जुड़े हुए होते हैं जिसमें से 2 बॉन्ड आपके हाई एनर्जेटिक होते हैं, बाकी एक आपका जो होगा ये जुड़ा हुआ होगा इससे, इस तरीके से। तो ये दोनों जो आपके जो बॉन्ड होते हैं वो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड होते हैं जहाँ पे ब्रेकआउट करने पे इनकी एनर्जी ज़्यादा निकलती है, और ये वाला आपका जो बॉन्ड होता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है, इन दोनों के कंपेरिजन में इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो अगर एक बार किसी भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का क्या किया जाए, फॉस्फोराइलेशंस कर दिया जाता है तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी कंजर्व करने का बहुत अच्छा काम करते हैं। कंजर्व का मतलब ये हुआ कि जब कभी उनको ब्रेक आउट किया जाएगा तो वहाँ से बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सो हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स फाउंड इन द ग्लाइकोलाइसिस जैसे 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोनिल पायरुवेट डोनेट फॉस्फोरिल ग्रुप टू द एडीपी टू फॉर्म एटीपी। इस आपके ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में कई सारे कंपाउंड इंटरमीडिएट वाले ऐसे हैं जो कि बहुत ही हाई एनर्जेटिक होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोनिल पायरुवेट। और इनके थ्रू क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप का डोनेशन किया जाता है जिससे कि सेल्स में पहले से प्रेजेंट जो आपके एडीपी होते हैं उनके साथ में एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मीन्स एडीपी प्लस पीआई, ये मिल करके क्या बनाता है, दैट इज एटीपी का जनरेशन करता है। और ये एटीपी अगर जनरेट हो जाता है तो यही हमारी एनर्जी करेंसी होती है।
तो फॉस्फोराइलेटेड वाले कंपाउंड का दूसरा सिग्निफिकेंस क्या हुआ, दैट मीन्स दे आर द सोर्स ऑफ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड यूटिलाइज इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन फॉर द वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस। दूसरा सिग्निफिकेंस आपका ये हुआ। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे कि इसके फॉस्फोरेशन का क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि एंजाइम जब कभी भी सबस्ट्रेट से आपका बाइंड करता है तो वहाँ पे नॉन कोवलेंट बॉन्ड का क्या होता है, इंट्रैक्शंस होते हैं, और इंट्रैक्शंस होने की वजह से वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और उस एनर्जी को आप बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। और वही बाइंडिंग एनर्जी उस रिएक्टेंट का मतलब सबस्ट्रेट का जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू को क्या करता है, डाउन करता है, जिसकी वजह से अब उस रिएक्शंस की रेट क्या होती है, इम्प्रूव हो चुकी होती है। तो ये काम भी करता है आपका इसकी वजह से। सो द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एडीपी एटीपी एंड ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द मैग्नीशियम ion 2 plus ion, and the substrate binding site of many glycolytic enzymes are specific for these magnesium complexes. Most glycolytic enzymes require Mg 2 positive for activity। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पॉजिटिव आयन है मैग्नीशियम का, ये बेसिकली शील्डिंग का क्या करता है, काम करता है। आपको जैसा कि पता है अच्छे तरीके से कि जो भी फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये इसके पास आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने भी एंजाइम्स आपके ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के को फैक्टर जो हैं वो डाइवेलेंट केटायन होते हैं। मैक्सिमम केसेस में मैग्नीशियम आयन होता है, कभी कभी आपका मैग्नीज आयन भी हो जाता है डाइवेलेंट के फॉर्म में, मीन्स Mn2 पॉजिटिव, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है इस फॉस्फेट के नेगेटिव चार्ज को डीस्ट्रेंड करने का क्या करता है, काम करता है। मतलब ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को के साथ में इंटरेक्शंस बना करके उसको नलीफाई न्यूट्रल करने का क्या करेगा, काम करेगा। दैट इज़ वाई जितना जहाँ कहीं पे भी आप देखते हैं फॉस्फोरिलेशंस वाले या काइनेस काइंड के एंजाइम्स में, उन सभी में आपका जो एंजाइम्स का को फैक्टर होता है या को पार्ट होता है उसके रूप में हमेशा डाइवेलेंट केटायन ही होते हैं, क्योंकि वही केटायंस आपके पॉजिटिव चार्ज वाले उस नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं। So these are the three importance of a phosphorylated intermediate during the formed during the glycolysis process। जिसमें आपको डिस्कस किया गया कि इसकी वजह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक बार इंटर कर जाने के बाद सेल से बाहर नहीं जा पाते हैं, सेल्स को एक्स्ट्रा फर्दर एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा आपको बताया गया कि ये जो फॉस्फोरेटेड वाले कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत अच्छे एनर्जी के सोर्स माने जाते हैं, एनर्जी कंजर्व करके रखते हैं। जब कभी भी इनको बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, चाहे फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड या फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये दोनों ही बॉन्ड आपके हाई अमाउंट में एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो अच्छे तरीके से जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एक तरीके से देने का काम करते हैं। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया कि जो, हाँ, हाँ, बाहर से आपको लिप मिलता है। आगे। एज सच फॉस्फेट नहीं बनेगा। फॉस्फेट का जो सोर्स है, जैसे मतलब फॉस्फेट डायरेक्टली आपको ऐसे पी के फॉर्म में नहीं आता है। लिविंग सेल्स में फॉस्फेट हमेशा आपका H3PO4 या H3PO3 के फॉर्म में जाता है, राइट। और और ये जो सोर्स है, इसका सोर्स आपका दोनों हो सकता है, आपका इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। और मिलेगा आपको कहाँ से, फूड मटेरियल से ही। इनऑर्गेनिक की अगर आप बात करते हैं तो जैसे ऑर्गेनिक बेसिकली आपके क्या होते हैं, जो कि लिविंग पार्ट, मतलब जो प्लांट्स होते हैं या फिर आपके माइक्रोब्स होते हैं या फिर आपके बाकी एनिमल्स होते हैं, इनका जब डेड पार्ट आपका क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो उनसे आपको जो मिलता है उसे आप ऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं। ये आपके नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं। नेचुरली आपका फॉस्फेट का जो सोर्स है वो रॉक्स होते हैं, वहाँ से आपको मिलता है। बाकी आपके लिविंग सिस्टम से जो मिलने मिलता है वो आपका है, दैट इज़ द ऑर्गेनिक वाला। तो दोनों फॉर्म में फॉस्फेट आपका पाया जाता है नेचर में। लेकिन आपकी बॉडी या प्लांट की बॉडी जो फॉस्फेट को रिसीव करती है, एक्सेप्ट करती है, वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में H PO3 पे आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा 2 या 1। अगर ये 2 रहेगा तो ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा तो 2 रहेगा, इस तरीके से। इसको आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फेट के नाम से जानते हैं।
कहीं पे भी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जहाँ पे फॉस्फेट के एलिमेंट का बायोसिंथेसिस किया जाए, ठीक है? हाँ, किसमें? हाँ, बोन्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हाँ, बोन्स का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो आपका, यही बोन्स जब डिग्रेड होता है तो आपको ऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है। फाइटेट का नाम आप लोगों ने फाइटेट का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। फाइटेट ऑर्गेनिक फॉस्फेट का बहुत अच्छा एग्जांपल है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक फॉस्फेट ये होता है। तो सवाल आपका ये था सिद्धार्थ, कि क्या फॉस्फेट की बायोसिंथेसिस हमारी बॉडी में होती है? तो आप आंसर कर सकते हैं नो। इसको लेने के लिए हमको बाहर से डाइटरी जो सोर्सेस होते हैं उन्हीं से हमको ये मिलता है। कन्वर्जन आपकी बॉडी में ज़रूर होता है, मतलब कहीं बहुत सारे सोर्सेस होते हैं फॉस्फेट के अलग अलग फॉर्म में, उनका इंटर कन्वर्जन आपस में एक दूसरे के लिए होता रहता है। जैसे जब मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उस टाइम पे जो फॉस्फेट है आपका आता है अलग जगह से, मतलब से सेल्स के साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है तो वहाँ पे अलग तरीके से आपका आएगा, बन जाएगा। तो इनका कन्वर्जन होता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ बायो ऐसा कोई मशीनरी नहीं है जिसके थ्रू फॉस्फेट का जो कंपाउंड है या फॉस्फेट है वो आपके सेल्स में बनाया जा सके। उसको बाहर से ही लेना होता है। दैट इज वाई। हम्म, हम्म, हम्म। सिट्रिक एसिड को अगर आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस कर सकते हैं क्या? ये सवाल है आपका। देखिए, समस्या ये हो जाती है कि जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शंस और उसके लिए ट्रांसपोर्टर आपके सेल्स में पाए जाते हैं, राइट? अगर आप सिट्रिक एसिड डायरेक्टली लेते हैं तो क्या उसका एब्जॉर्प्शंस उसी रेट से होता है, और उसका सेल्स में ट्रांसपोर्टेशंस करने के लिए क्या कोई मतलब ट्रांसपोर्टर है कि नहीं है, इस बात पे डिपेंड करेगा। क्योंकि सिट्रिक एसिड आपका जो है वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड में बन रहा है। उसको अलग से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर आप सिट्रिक एसिड डायरेक्टली अगर आप डाइटरी फॉर्म में लेते हैं तो पहले उसका इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाने के बाद अब उसके लिए सेल्स के सरफेस पे रिसेप्टर होंगे, तब जाकर के वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री कर पाएगा। ठीक है? और वैसे भी हाँ, क्या क्या होता है? हाँ, उसके उसके लिए ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया से अंदर बाहर जा सकता है। मैं सेल्स की बात कर रहा था कि सेल्स के सरफेस पे उसके लिए रिसेप्टर्स हैं कि नहीं है, वो मतलब ऐसे अगर ब्लड में आपका आया हुआ है तो वो जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये इस अगर ये नहीं रहेगा तो फिर ये चीज़ नहीं हो पाएगी। और वैसे भी जो आपकी एसिड वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, आप उनका जैसे उनकी जो क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है, मतलब आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट उनकी बहुत कम होती है। सिट्रिक एसिड बेसिकली आपका एक ऑर्गेनिक एसिड में आता है। जितना भी आप फ्रूट्स खाते हैं, वो फ्रूट्स आपका सिट्रिक एसिड का, जैसे सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं सब सोर्स होते हैं। तो वो सिट्रिक एसिड आपका जा करके एज अ एंजाइम्स का काम, मतलब एज अ को फैक्टर का काम करता है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए। जैसे विटामिन जो सी की सिंथेसिस होती है उसके लिए स्कॉर्बिक एसिड चाहिए होता है, स्कॉर्बिक एसिड के बनने के लिए भी सिट्रिक एसिड का जरूरत पड़ता है। तो उसका काम करता है, न कि एज अ ग्लूकोज के सोर्स का। हेलो। अच्छा, मेरी आवाज़ आपकी तरफ नहीं जा पा रही है। बाकी लोगों को भी ये दिक्कत हो रही है, सिर्फ अमित को प्रॉब्लम हुई है अभी? हाँ, वो आप लोगों की तरफ का नेटवर्क का इशू है। मेरे तरफ तो अभी ठीक ठाक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, पता नहीं नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, किसी के यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो हम लोग अभी मूव करेंगे आगे की तरफ। आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि इम्पोर्टेंस क्या है फॉस्फोराइलेशंस होने का। अब जब कभी भी आपसे एटीपी के बारे में या फिर ग्लाइकोलाइसिस के सारे जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है उनका फॉस्फोराइलेशंस के बारे में अगर सिग्निफिकेंस पूछा जाएगा, तो ये जो मेंशन किए गए तीन टॉपिक हैं, इन तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को आप अगर समझा देते हैं तो सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, और इन्हीं से आपका सवाल भी एग्जाम में बनता है। तो यहाँ पर आपको पूरी समरी दी गई है। थोड़ा सा आपको स्क्रीन अगर आपका वो करने वाला है तो आप उसे रोटेट कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेप के आपका स्टेप है जहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम है,
क्योंकि ग्लूकोज से क्या बनाएगा, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बनाएगा, तो फॉस्फेट ग्रुप का क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा, तो ये आपका जो कंपाउंड बनेगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन जाएगा। ये पूरा वही है जो कि आप पहले से देख करके आए हैं। सेकेंड स्टेज में आपका फॉस्फोहेक्सोकाइनेज रहेगा, जो कि आइसोमरेज रहेगा, जो कि आपका ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट का क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा। थर्ड स्टेप में फिर से आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज आएगा, जो कि आपका फ्रक्टोज वन सिक्स बीस फॉस्फेट से कन्वर्ट किस में करेगा, फ्रक्टोज वन सिक्स बीस फॉस्फेट में। तो ये आपका एक फॉस्फेट था, अभी यहाँ पे आपको दो फॉस्फेट दिखाई दे रहा है, एक नंबर फर्स्ट कार्बन पे, नंबर सिक्स कार्बन पे। इसके बाद इन दोनों मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो ये वाला जो स्टेप है, एल्डोलेज जो होता है आपका बेसिकली क्या करता है, क्लीवेज करता है, मीन्स ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का दो कार्बन कंपाउंड में। कई बार आपसे सवाल पूछा गया है कि ये जो दोनों कंपाउंड्स आपके बनते हैं, इनमें से कौन से कंपाउंड का आगे की तरफ प्रोसीडिंग होती है, मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का या आपका ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट का। तो क्या आप में से कोई बताना चाहेगा? बट आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब ये दोनों का क्लीवेज होता है, तो ये क्लीवेज होने के बाद ये वाला जो मॉलिक्यूल्स बनता है ना, ये ऑटोमेटिकली ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में डिग्रेड हो जाता है। इस वाले मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन होता है किसमें, दैट इज द डाइहाइड्रोक्सी, ये ग्लिसरॉल डाइहाइड्रो फॉस्फेट में, तब जाकर के आगे साइकिल क्या होती है, प्रोसीड होती है। तो ये जो आपका आइसोमेरेज जो एंजाइम होता है, वो बेसिकली इस वाले कंपाउंड को कन्वर्ट किस में करता है, इस वाले में। और ये वाला जो होता है, जब जिस टाइम ये बना हुआ रहता है, वो आगे चल करके फर्दर डिग्रेड हो जाता है, मतलब उसकी क्लीवेज हो जाती है, तो वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाता। तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो फॉस्फेट होता है, उसको आइसोमराइज करने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज। और ये आपको फिर से कन्वर्ट किस में कर देता है, G3P में। और फर्दर तब जाकर के G3P आपका प्रिपरेटरी फेज के बाद आपका पे ऑफ फेज में क्या करता है, एंट्री करता है। तो ये जो पूरा फेज आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है ब्रेकेज वाला, ये पूरा आपका क्या है, प्रिपरेटरी फेज है, जहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को पूरी तरीके से मैक्सिमम फॉस्फोरेसेंस कर दिया गया है, और उनके कार्बन के जो बॉन्ड थे वो भी ब्रेक हो चुके हैं, दो कार्बन के तीन कार्बन के दो कंपाउंड आपके बन चुके हैं। अब यहाँ से आपका पे ऑफ फेज स्टार्ट होगा, और पे ऑफ फेज में जैसा कि आपने देखा कि एटीपी क्या होती है, जनरेट होती है, राइट। तो पहला स्टेज आपका जो है G3P से पहले स्टेप में क्या बनेगा, 13B बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे आपका जो एंजाइम लगेगा वो ये है, यहाँ पे आपको नाम भी दिख रहा है, आगे आप अभी देखेंगे भी। तो एक फॉस्फेट से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फॉस्फेट का लगना शुरू हो गया, राइट। फिर इसके बाद इसका क्या होगा, कन्वर्जन होगा, जहाँ पे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा, और एक एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होगी, जनरेट होगी। चूंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स आपके बन चुके हैं, दैट इज वाई यहाँ पे टू टू का फैक्टर क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। बाकी सब इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक एक दिखाई दे रहा है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चला था, तो यहाँ पे आपका दो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आपके दो पार्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बाकी आपको यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इनका सबस्ट्रेट और फॉस्फोरेसेंस कहाँ पे होगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सेकेंड लेवल ऑफ फॉस्फोरेशन होता है, तो ये आप देख सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन आपके एक तो 10वां स्टेप है, और एक आपका क्या है, तीसरा स्टेप है, और एक आपका क्या है, पहला स्टेप है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड टेंथ, ये तीन स्टेप हैं जो कि आपके क्या बताते हैं, ई रिवर्सल को बताते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप है जहाँ पे आपका एटीपी क्या होती है, कंज्यूम होती है। सेवेंथ एंड टेंथ स्टेप वो होते हैं जहाँ पे आपका एटीपी आपकी बनती है। सिक्स स्टेप ये होता है जहाँ पे आपका एनएडीएच क्या होता है, बनता है। तो आपसे स्टेप्स को लेकर के भी, या एंजाइम्स के जो रिएक्शंस होते हैं उनको लेकर के भी पूछे जाते हैं। सेवेंथ एंड टेंथ स्टेट वो होते हैं जहाँ पर आपका सबस्ट्रेट का फॉस्फोराइलेशन होता है, एज वेल एज एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये सारे स्टेप भाई आप याद रखिएगा। वन एंड थर्ड इरिवर्सिबल, और एटीपी का वहाँ पे कंजप्शन होगा, राइट। और उसके बाद आपका टेंथ वाला जो है वो भी आपका इरिवर्सिबल, लेकिन वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। सेवेंथ एंड टेंथ बेसिकली क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशंस के लिए एग्जांपल्स में माने जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा, राइट। तो इस तरीके से जो आपके स्टेटमेंट हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बताया गया, उनको आप कॉपी पर अच्छे से नोट करेंगे सारे पॉइंट को, कि कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो कि रिवर्सिबल हैं, कौन कौन से रिएक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जहाँ पर आपकी एटीपी खर्च हो रही है, जहाँ पर एटीपी आपकी दैट इज़ फॉर्म हो रही है। ये सारे पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, और उनको लिख के समझना पड़ेगा। एंजाइम का नाम, उनके द्वारा जो रिएक्शंस कैटेगराइज किया जा रहा है, उनके नाम को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सो नाउ नेक्स्ट कम टू द केमिकल लॉजिक ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं है ये ऐसा नहीं है। मैंने आपको ये बताया था कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनको इस डिफाइन किया जाता है कि थर्मोडायनामिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होते, दैट इज वाई उनको रिवर्स नहीं किया सकता है।
ऐसा हमेशा नहीं है कि जहाँ कहीं पे भी आपका इरिवर्सिबल होगा वहाँ पे एटीपी खर्ची होगी, बन भी सकती है। लास्ट स्टेप में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपकी एटीपी बन भी रही है। ये नहीं, नहीं, ये लॉजिक, ये मतलब कोई रूल नहीं है इसके लिए कि हाँ, जहाँ पे एटीपी खर्च होगी, सिर्फ़ वही रिएक्शन ही इरिवर्सिबल होंगे, ऐसा नहीं है। इरिवर्सिबल होने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ फॉलो होता है और उसको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो ये जो तीनों स्टेप वाले रिएक्शंस दिखाए गए हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आपको क्या है, एनएडीएच का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये भी एनर्जी ही देगा। ये आगे चल करके आपका यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद आपका क्या होता है, ये एक एनएडीएच बेसिकली 3 एटीपी देता है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इसके कंपैरिजन में, इस वाले कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे टोटल 6 एटीपी का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर इस एनएडीएच का पूरा ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो एक एनएडीएच से 3 एटीपी निकलती है, तो 2 एनएडीएच से 6 एटीपी निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये आपका क्या है, रिवर्सिबल है। तो एटीपी का बनना या एटीपी का लगना, ये उसके लिए सिग्नेचर नहीं हो सकता है कि वो आपका रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ फॉलो किए जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जिस किसी भी रिएक्शंस की रेट या जिस किसी भी रिएक्शंस में बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, उनको रिएक्टेंट में फिर से कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, अगर वो एनर्जी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसके कन्वर्जन से, तो वो रिएक्शन आपका इरिवर्सिबल हो जाएगा। ऐसा समझिए। तो वो रिएक्शंस आपकी इरिवर्सिबल हो जाएगी। उसी को आप बोलते हैं थर्मोडायनामिकली अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब कि थर्मोडायनामिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो कंडीशंस है वो फेवर नहीं कर सकती। ला ऑफ ली प्रिंसिपल पढ़ा है आप लोगों ने? जो लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़ करके आए हैं उनको ये वर्ड मिला होगा, ली चिटेलियर्स प्रिंसिपल। नहीं पढ़ा? पढ़ा है। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रूल दिया था इन्होंने। बताया था कि किस कंडीशन में आपका इक्विलिब्रियम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेगा और किस कंडीशन से आपका राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ये इन्होंने बताया था। तो ये आपका जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है ना, उनके लिए कंडीशंस होना चाहिए। वो कंडीशंस अगर फेवर नहीं करेगा तो रिएक्शंस रिवर्सिबल आपके नहीं होंगे। ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ पे कि केमिकली क्या-क्या लॉजिक है, यहाँ पे क्या-क्या टाइप के केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पूरे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, पाथवे में। जो भी आप अभी ऊपर देख कर के आए हैं उनको फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होने के लिए या एटीपी का फॉर्मेशन होने के लिए, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे हम लोग समराइज़ करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस पूरे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 3 टाइप का केमिकल क्या है, लॉजिक चलता है। 3 टाइप के केमिकल्स जो है रिएक्शंस यहाँ पे मतलब कैटेगराइज किए जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आर पर्टिकुलरली नोटवर्थी। तो 3 टाइप के केमिकल ऐसे फॉर्मेशन हैं जिनको कि आपको नोट करना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। तो नंबर पहला है आपका डिग्रेडेशन ऑफ द कार्बन स्केलेटन ऑफ ग्लूकोज टू यील्ड पायरुविक एसिड। तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है कि इस पूरे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जो लॉजिक है वो क्या है, कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का, मतलब कार्बन के स्केलेटन का जो ग्लूकोज को बनाया हुआ है उसको डिग्रेड करके, उसको ब्रेकआउट करके क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है। और पायरुविक एसिड आपका एक लोअर कार्बन का कंपाउंड है, जबकि कार्बन ग्लूकोज आपका क्या है, हायर कार्बन का कंपाउंड है। तो पहला जो लॉजिक है वो आपका ये है। दूसरा, फॉस्फोराइलेशंस ऑफ एडीपी टू एटीपी बाय द कंपाउंड विथ हाई फॉस्फोरिल ग्रुप। इस पूरे प्रोसेस में एडीपी मॉलिक्यूल्स से एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना, और उसके लिए जो पीआई मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो दे रहा है, वो आपका कोई एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसके पास फॉस्फोरिल ग्रुप को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होती है, हाई होती है, मीन्स ज़्यादा होती है। जैसे अभी आपने देखा कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट आपका क्या कर सकता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को डोनेट करके 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना सकता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी बेसिकली अपना फॉस्फेट दे करके क्या बना सकता है, पायरुवेट बना सकता है। तो ये प्रोसेस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू द एन प्लस फॉर्मिंग एन। हाइड्राइड आयन का मतलब होता है एच नेगेटिव, हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है एच पॉजिटिव। तो जब कभी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिसीव कर लेता है, तो क्या बन जाता है, एच नेगेटिव। इसको आप बोलते हैं हाइड्राइड आयन। तो बताया गया कि जो आपका हाइड्राइड आयन है इसकी वजह से आपका जो एन प्लस है वो बनाता क्या है, एन। तो ये 3 तरीके के केमिकल
लॉजिक है या केमिकल आपका कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में परफॉर्म होती है। पहला, ब्रेकडाउन होना कार्बन के स्केलेटन का पायरुविक एसिड में। दूसरा, एडीपी से एटीपी का सिंथेसिस होना। और तीसरा, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड इनटू आयन टू द एनएडी प्लस टू द एनएडीएस। तो ये तीन तरीके के प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं। समझ में आप लोगों को ये नहीं आ रहा होगा कि इस चीज़ को डिस्कस करने के से क्या फ़ायदा हुआ और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। क्या कोई बता सकता है कि ये 3 पॉइंट से आप अपने इन्फॉर्मेशन में ग्लाइकोलिसिस को लेकर के और क्या चीज़ इंटरप्रेट कर सकते हैं बेटर तरीके से? कोई बताना चाहेगा? मैं अगर सिंपली पूछूं कि ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए, इसका क्या सिग्निफिकेंस समझ में आया आपको ग्लाइकोलिसिस को लेकर के? वेरी गुड। और बताइए बताइए फटाफट। क्या इस वाले पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस? कार्बन सोर्स तो ग्लूकोज ही है ना, तभी तो कन्वर्जन हो रहा है। अरे भाई, ग्लूकोज का ही तो फॉर्म आप लेकर के जाएंगे। जो आप ग्लूकोज डायरेक्टली थोड़ी ले पाएंगे, वो तो सेल में जाके डाइजेस्ट होगा, आपके एंजाइम्स काम करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस में जो जाएगी वो तो ग्लूकोज होगी ना। ग्लू तो उस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे कहाँ समझ में आएगा? ग्लाइकोलाइसिस में तो आपने सिर्फ ग्लूकोज मिला ना आपको। ग्लूकोज आपका जो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में था, उसका ब्रेकेज किया गया एमाइलेज एंजाइम से, फिर इसके बाद आपका इंटेस्टाइन में गया, फाइनली वहाँ पे डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड बन गया। अब वो आपका इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला गया। तो उसके सोर्स से क्या रिलेशन है यहाँ पे? वेरी गुड। चलिए, एक पॉइंट तो अच्छा समझ में आया। और कोई? क्या इस आपके सेल्स में NAD+ का और NADH का रेशियो का कुछ सिग्निफिकेंस है? हम्म। ये वाला फॉर्म बनने के लिए ये वाला फॉर्म होना जरूरी है, और ये वाला फॉर्म बनने के लिए ये वाला फॉर्म होना जरूरी है। राइट? मतलब दोनों ही जो फॉर्म हैं वो एक दूसरे के इंटर कन्वर्जिबल हैं। तो प्रोसेस आपकी कंटिन्यूअसली ऑन गोइंग हो, उसके लिए जरूरी है कि सेल्स में आपके NADH बनने चाहिए। और जब NADH होगा तभी जाकर के उसका ऑक्सीडेशन होकर के NAD+ बनेगा और ATP बनेगी। तो ये जो लाइन आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू, ये फॉर्म करने के लिए ये प्रोसेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आगे की जो प्रोसेस आपकी चल रही है टीसी साइकिल की, वो भी नहीं चल पाएगी। क्योंकि आपके सेल्स में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म दोनों ही आपके जो दिखाई दे रहे हैं, उनका बहुत सिग्निफिकेंस। अगर ये वाला फॉर्म नहीं होगा तो बेसिकली आपकी आगे की ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चल रही है वो चलेगी ही नहीं। क्योंकि सारी चीज़ें सिग्नल पे डिपेंड करती हैं। आपके सेल्स में अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से पहले से ही रहेगा तो ग्लूकोज अपटेक आपकी बॉडी सेल्स में नहीं हो पाएगा। आपके सेल्स में अगर एटीपी का लेवल प्रॉपर तरीके से मेंटेन है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके बॉडी में 50 मिलीमोलर का मान लीजिए कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एग्जांपल। तो अगर आपके सेल्स में ऑलरेडी 50 मिलीमोलर सेल्स ग्लूकोज का लेवल क्या अगर आपका मेंटेन है, तो यहाँ से ग्लूकोज का जो होगा ना ट्रांसपोर्टेशन आना बंद हो जाएगा, चाहे आपके सेल्स में कितना ही ग्लूकोज क्यों ना भरा हुआ हो। ये जो ब्लड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो हमेशा ऑल टाइम एक्टिव नहीं होते हैं।
इनको एक्टिवेट होने के लिए ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल क्या करता है, रेज़ करता है, तब जाकर के ये एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम को सिग्नल देते हैं और एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ब्लड रिसेप्टर्स के प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। तब जाकर के अगर आप लोगों ने किसी ने भी लैनिंजर वाली बुक अगर पढ़ी है, तो आपको ये वाला फिगर दिखाई दिया होगा, जिससे कि आपको समझ में आता होगा कि ब्लड जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो हमेशा ऑल टाइम एक्टिव नहीं होते हैं। ऐसे सेल्स में मान लीजिए आपका ये पूरा है, तो यहाँ पे अगर आपका इस सेल्स में मतलब आपके ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ये ग्लूकोज का लेवल सिग्नल देता है। सिग्नल के थ्रू आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले क्या आएगा, सिग्नल आता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका इस ब्लड के प्रोटीन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। तो ब्लड का प्रोटीन जा करके बेसिकली आपका मेम्ब्रेन पे क्या करेगा, इसे बाइंड करेगा और अब ये एक्टिव हो जाता है। तब जाकर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होती है, एंट्री होती है। तो यही आपको बता रहा था कि ये जो जितने भी काम हो रहे हैं, वो सब के सब सिग्नलिंग के थ्रू होते हैं। तो अगर आपके सेल्स में Na+, और Na का दोनों का जो रेशियो है, अगर वो डिस्टर्ब होगा, मतलब अगर किसी एक का ही रेशियो हो जाए, मतलब Na+ ही सिर्फ बन जाए, NADH बने ही ना, तो भी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। और अगर सिर्फ NADH ही बना रहे, ऑक्सीडाइज फॉर्म अगर ना रहे, तो भी आपका क्या होगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो आगे की जो प्रोसेस है और खुद ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि ये चीजें होती रहनी चाहिए। और जो आपका ऊपर वाला लाइन है, उससे आपको ये समझ में आता है कि आपके सेल्स को अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी का सोर्स क्या है, दैट इज हाई फॉस्फोर बॉन्ड। तो वो आपका कंपाउंड कहाँ से आ रहा है, ग्लाइकोलिसिस से आ रहा है। ठीक है। हम्म। हाँ। अगर NADH हाई रहेगा, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस सीज कर जाएगी, चलेगी नहीं, TCA साइकिल भी नहीं चलेगा। हाँ, किसके लिए, हेक्सोकाइनेज के लिए। हेक्सोकाइनेज के लिए एटीपी भी रेगुलेटर होता है, सिट्रेट भी रेगुलेटर होता है। एटीपी अगर, हाँ, और उनका जो प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का अगर कंसंट्रेशन अगर आपके सेल्स में ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वही जाकर के हेक्सोकाइनेज को ब्लॉक कर देता है, फिर आगे प्रोसेस नहीं चलाने देता। जैसे अभी आपको आगे पढ़ाएंगे भी, मान लीजिए ये ग्लूकोज से अगर आपका ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का बनना हो रहा है, अगर इसका अमाउंट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अगर हो गया है, तो ये खुद ही जाकर के हेक्सोकाइनेज जो आपका एंजाइम होता है, इसको जाकर के एक्टिव साइट में बाइंड करके ब्लॉक कर देता है कि अब ग्लूकोज का कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके सेल्स में NADH का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स एटीपी आपको प्रॉपर बनती रहेगी। और अगर एटीपी बन रही है, तो फिर फर्दर आपका ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये चलाने की जरूरत नहीं है। हम्म। जी हाँ, हिपेटोसाइट सेल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। हाँ, देखिए यहाँ पे समझिए, वैसे तो अभी आगे टॉपिक था आपको समझाने के लिए। अगर आपके सेल्स में ATP, NADH, इन सब का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होगी, वो क्या करेगी, डाउन हो जाएगी। और अगर आपके सेल्स में ADP, NAD+, इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को अपहिल करते हैं। और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनता है रेगुलेशन वाले पॉइंट से, जब आपको पढ़ाएंगे ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ, किस तरीके से इनका रेगुलेशन किया जाता है। ठीक है। ओके। तो अभी हम लोग आगे मूव करेंगे, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या है। तो ये जो आपका पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपने देखा है, उनके सारे केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पे समराइज किया गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। और यहाँ से जो चीज़ आपको सीखनी है और जाननी है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग की गई है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। राइट, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट कार्बन वाला ऑक्सीजन है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। तो सिक्स्थ वाले कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या किया गया, पिंग किया गया है। तो पहला आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इंश्योर दैट पाथवे इंटरमीडिएट रिमेन्स इन द सेल्स।
पहले ही स्टेप में जो ग्लूकोज का फॉस्फोरेलेशन हो रहा है, जिससे इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि अब आपका पूरा का पूरा कंपाउंड सेल्स में आसानी से रिटेन रहेगा। Phosphorylations occurs on C6 carbon as C1 is carbonyl group and cannot be phosphorylated। तो यहाँ पर आपका लॉजिक आया कि फर्स्ट ग्रुप का जो आपका कार्बन है उस पे के पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप को आप डिफाइन करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ओ, जिसको कीटोन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस होने की वजह से आपका फर्स्ट वाला जो कार्बन है उस कार्बन पे फॉस्फोरिलेशन नहीं हो सकता है। तो कहाँ पे हुआ, कार्बन नंबर 6 पे। तो कार्बन नंबर 6 पे जब होगा तो आप यहाँ पे देखिए ये फॉस्फेट कहाँ से आया आपका, इस केस में एटीपी क्या है, डोनर है। क्या है, डोनर। किसका, पीआई का या फॉस्फेट का। तो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H था और इनका भी जो OH था इससे मिल करके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में फॉस्फेट क्या हुआ, आपका जुड़ गया। ये जिस बॉन्ड से जुड़ेगा उस बॉन्ड को आप बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, जो कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ, ये यहाँ है ना, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है। वो यहीं का है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोक्सिल वाला और फॉस्फेट वाले। फॉस्फेट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो आपको यहाँ पे एटीपी से फॉस्फेट निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा, कुछ इस तरीके से निकलेगा। चाहे आप एच पी ओ थ्री के रूप से देख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में निकलेगा या आपका फिर H2O के फॉर्म में होगा या इसके पास H3PO4 के फॉर्म में होगा। ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है, किसी भी एक फॉर्म को अगर आप लेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इनका निकलेगा और एक हाइड्रोजन आपका इनका यहाँ से निकलेगा, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो इससे मिल करके H2O मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। H2O मॉलिक्यूल्स को दिखाया यहाँ पे नहीं जाता क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि हाँ वो हो रही है चीज़ें। यहाँ पे फॉस्फेट और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड आपको ध्यान में रखना है। और ये ऑक्सीजन बेसिकली आपका किसका है, इसी वाले कार्बन का, इसीलिए पिंक आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। इस वाले कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऑक्सीजन से आपका आकर के फॉस्फेट ग्रुप क्या हुआ, ऐड हो गया। आपको अगर इसमें थोड़ा डाउट है तो आप इसको अच्छे से स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगी फॉस्फेट का मतलब एटीपी का और इसका, तो आसानी से आपको दिखेगा। जिस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड में H2O का निकलना होता है या ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड में होता है, वैसे आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। ओके। तो अभी आपका कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर 6 ये दोनों आपके हाईलाइटेड हैं। कार्बन फर्स्ट स्टेप में कार्बन नंबर 6 पे क्या हुआ, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ जिससे कि बना आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशंस मूव द कार्बोनिल टू C2 अ प्रीरिक्विसाइट फॉर 3 एंड 4th। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ये जो फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप था अब ये शिफ्ट होकर के कहाँ पे आ गया, सेकंड वाले कार्बन पे। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, OH हो गया, ये सेकंड वाला कार्बोनिल हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। इसके बाद आपको यहाँ बताया जा रहा है थर्ड स्टेप में C1 मतलब ये वाला कार्बन नाउ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन बी फॉस्फोरिलेटेड। अब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे दूसरा वाला फॉस्फेट ग्रुप आसानी से क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। दिस इंश्योर दैट कि बोथ प्रोडक्ट ऑफ CC बॉन्ड क्लीवेज आर फॉस्फोरिलेटेड एंड दस इंटरकन्वर्टिबल। तो ये जो दोनों दोनों आपके CC बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन बॉन्ड को आसानी से इंटरकन्वर्ट किया जा सकता है उनके, और इनका क्या होगा, फॉस्फोरेलेशंस करके इनको क्लीवेज करके एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस वाले स्टेप में इस वाले के साथ में भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है और यहाँ पे भी आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुका है। तो पहले कार्बोनिल जो ग्रुप हुआ वो सेकंड कार्बन पे शिफ्ट हुआ, फर्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में वहाँ पे जाकर फॉस्फेट ने क्या किया, बॉन्ड बनाया। तो अब आसानी से यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो रेड कलर का बॉन्ड आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि अब इन दोनों को अगर ब्रेक किया जाए। कहाँ सिंगल से डबल बना, यहाँ पे कौन सा फॉस्फेट,
हाँ, ये ना, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? कहाँ कहाँ फॉस्फेट डबल बॉन्ड के साथ में है? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेट सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। एक सेकंड, अभी देखिए। फॉस्फेट फॉस्फेट का जब भी कभी बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ में तो सिंगल बनेगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी सिर्फ दो होती है, और ऑक्सीजन ऑलरेडी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाएगा। दो बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन कभी दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा ही नहीं। दो बॉन्ड सिर्फ तभी बनेगा जब वो किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े जो कि जिसकी वैलेंसी दो हो, मतलब किसी और से जुड़ा हुआ ना हो। यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऑलरेडी आपका कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक वैलेंसी आपकी इसकी तरफ ऑक्युपाई हो चुकी है। एक ही बची है जो कि फॉस्फेट के साथ में जुड़ेगा। डबल बॉन्ड का सिर्फ ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन था ये शिफ्ट हो गया यहाँ वाले पे, और इसका हाइड्रोक्सिल शिफ्ट हो गया आपका यहाँ वाले पे। तो अब ये जो पहला नंबर का कार्बन है, अब यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन किया जा सकता है, राइट। तो अब उस वाले कार्बन पे क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। तो अब जो कंपाउंड आपका बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ग्रुप आपका बन जाएगा, राइट। द कार्बोनिल ग्रुप एट सी टू कार्बन आपका ये है, और ये कार्बोनिल ग्रुप है। C2 facilitate C bond cleavage at their right location to yield the 3 carbon product by the reverse of the aldol condensation reaction। तो अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकेज होगा। तो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। तो मान लीजिए अगर आपका चौथा नंबर कार्बन ये था, फिर पांचवा आपका ये है, छठवां आपका ये है, और ये आपका क्या था, दैट इज फर्स्ट कार्बन था ये वाला, और इसके बाद आपका ये सेकंड कार्बन था, ये वाला आपका थर्ड कार्बन। तो यहीं से क्या होगा, आपका ब्रेकेज हो जाएगा, यहीं से ऐसे बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक 3 कार्बन कंपाउंड ये बन जाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड आपका ये बन जाएगा। यही आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से आपका आप यहाँ पे देखिए कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बन जाएगा, और इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा, जिसे आप थ्री फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों कंपाउंड आपके बन जाएंगे फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में आपको यही दिखाया जा रहा है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ द टू प्रोडक्ट ऑफ द फनल्स विद प्रोडक्ट इनटू द सिंगल पाथवे। अब आपस में दोनों जो कंपाउंड्स होंगे उनका क्या होगा, इंटर कन्वर्जुअल होगा। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आपस में कन्वर्ट होकर के फाइनली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो डिग्रेड हो जाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है वही कन्वर्ट होकर के इसमें बनाता है, दैट इज द G3P में। और G3P फिर से फर्दर पे ऑफ फेज में क्या करता है, पार्टिसिपेट मतलब एंट्री कर जाता है। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, पहला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा यहाँ पे, जिसके थ्रू आपका G3P जो होगा उससे एक NADH क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और इस NADH से आपका फर्दर चल करके जब इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन होगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 3 ATP का क्या होता है, सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक NAD प्लस था, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका यहाँ पे ऐड हुआ था, जिसके साथ में NADH का फॉर्मेशन हो गया। अब आपका जो कंपाउंड बना है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड बन गया है। यहाँ से एक्चुअल में ATP के सिंथेसिस का प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ATP प्रोडक्शन दिखाया गया आपको, तो जहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, आपका रिमूव होगा, और एक फॉस्फेट ग्रुप आपका बचा रहेगा। तो ये वाला फॉस्फेट ग्रुप आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो द रिमेनिंग फॉस्फोरिल ग्रुप मूव फ्रॉम C2 टू C3, सेटिंग अप द फाइनल स्टेप ऑफ द पाथवे। तो जो 3 फॉस्फोग्लिसराइड आपका बना है, अब वहाँ से आपका कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो 2 फॉस्फोग्लिसराइड बन जाएगा, और देन इसके बाद आपका फॉस्फेनल पाइरुवेट बन जाएगा। फिर यहाँ से आपका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, फाइनली आपका बनेगा जो दैट इज द पाइरुवेट। तो पाइरुवेट को बनाने के लिए यहाँ पे जो 10 स्टेप के रिएक्शंस हुए हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से, वो आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लिया और समझा कि किस तरीके से इनका कन्वर्जन हो रहा है, कहाँ पे ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो इसको जब PDF आपको मिलेगा तो अच्छे तरीके से थोड़ा अपने पेन से समझ करके जहाँ-जहाँ जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं उनको आप लिख लीजिएगा कि कहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, किस तरीके से C2 से C3 जा रहा है, कार्बोनिल ग्रुप का कहाँ पे लोकेशन जा रहा है, फर्स्ट और 6 कार्बन पे जो आपका फॉस्फेट एडिशन हो रहा है वो कौन-कौन से हैं, उनको नंबरिंग अच्छे तरीके से करके नोट बना लीजिएगा। फॉस्फोइनल पाइरुवेट से पाइरुवेट का बनना भी आपका एक ATP का प्रोडक्शन वाला स्टेप है, तो यहाँ पे ATP प्रोडक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ओके,
नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने के लिए। जितने भी आपके स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है आपका फॉस्फोरेसेंस ऑफ अ ग्लूकोज, जहाँ पर आप देखते हैं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का क्या किया जा रहा है, फॉस्फोरेसेंस किया जा रहा है। इसके लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है, डेल्टा जी नॉट की, वो किस में है, माइनस में है, राइट। तो इसके लिए एंजाइम जो आपका काम करेगा दैट इज द हेक्सोकाइनेज, और इसके लिए जो को फैक्टर काम करेगा दैट इज द मैग्नीशियम आयन। तो ये मैग्नीशियम आयन का रोल क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो ग्लूकोज के 6 वाले कार्बन पे, ये आपका 6 वाला कार्बन है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो अच्छे तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का काम करता है। और यहाँ पर आपका 6 वाले कार्बन पे ही फॉस्फेट ग्रुप, जो कि 2 नेगेटिव चार्ज बियर किया हुआ है, इस वाले चार्ज पे को लेकर के क्या करता है, ये ऐड हो जाता है। इसको आप बोलते हैं फॉस्फोरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो पहला स्टेप है, हेक्सोकाइनेज आपका एंजाइम क्या करता है, काम करता है। सो काइनेज आर सब क्लास ऑफ अ ट्रांसफरेज। काइनेज आपका जो एंजाइम होता है वो एक क्लास होता है, सब क्लास होता है ट्रांसफरेज का, जिसका काम होता है फॉस्फोरिल ग्रुप को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन कंपाउंड टू द अनदर कंपाउंड, राइट। और हेक्सोकाइनेज रिक्वायर्स मैग्नीशियम 2 प्लस आयन फॉर इट्स एक्टिविटी। हेक्सोकाइनेज आपका काइनेज का एक क्लास है जो कि 6 कार्बन के कंपाउंड पे क्या करता है, काम करता है। और उसको काम करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी आपका मैग्नीज डाईवेलेंट केटायन भी रिक्वायर होता है काइनेज की क्लास के लिए, बट मेजॉरिटी में आपके मैग्नीशियम आयन ही लगते हैं। ट्रू सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम इज नॉट एटीपी पे, आपको जो दिखाया जा रहा है 4 एटीपी पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बट द मैग्नीशियम एटीपी पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये एटीपी पे, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन पे 2 आपका जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ये है, और यहाँ पे आपका ये एटीपी है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि इस हेक्सोकाइनेज के लिए जो एक्चुअल सबस्ट्रेट है वो एटीपी नहीं है, वो मैग्नीशियम के साथ में लगे हुए आपके जो एटीपी हैं वो होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम डाइवेलेंट केटायन ही उस एंजाइम को एक्टिवेट करने क्या करता है, काम करता है। तो ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है ट्रू सबस्ट्रेट फॉर हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सब यही लगा करके चले आएंगे कि हाँ आपका ये इस पे काम करेगा एटीपी के बेसिस पे, तो आप उसको लगा देते, लेकिन नहीं। आपको ध्यान रखना है कि एटीपी के साथ में मैग्नीशियम आयन भी है, वो उसके लिए ट्रू सबस्ट्रेट का काम करता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी अगर एक कंपोनेंट नहीं होगा तो उसका रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, चाहे एटीपी चाहे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अगर नहीं रहेगा तो एटीपी रह के भी कुछ काम नहीं करेगा, मैग्नीशियम रह के भी अगर एटीपी होगा तो कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो दोनों आयंस का होना बहुत जरूरी है मॉलिक्यूल्स का पार्ट का, दैट इज वाई उसको आप टू सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम पॉजिटिव आयंस सील्ड द नेगेटिव चार्ज ऑफ द फॉस्फोरिल ग्रुप इन द एटीपी। जो आपके इस नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस नेगेटिव चार्ज को ये आपका मैग्नीशियम आयन क्या करता है, सील्ड करता है, मतलब इनके इफेक्ट को काउंटरैक्ट करेगा, नलीफाई करने का काम करता है। हेक्सोकाइनेज इज प्रेजेंट इन नियरली ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके सेल्स आपको दिखाई देते हैं उन सभी में आपका हेक्सोकाइनेज जो होता है पाया जाता है, और इनकी कुछ क्लासेस होती हैं। तो ह्यूमन जीनोम इनकोड 4 डिफरेंट काइंड ऑफ हेक्सोकाइनेज। हमारी बॉडी में 4 डिफरेंट जीन होते हैं, और 4 डिफरेंट जीन से 4 आपके डिफरेंट टाइप के हेक्सोकाइनेज कोड किए जाते हैं। ऑल ऑफ विच कैटालाइज द सेम रिएक्शंस। सभी जो आपके 4 क्लास आपको दिखाए गए हैं हेक्सोकाइनेज के, इनको हेक्सोकाइनेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्लासेस आपकी पाई जाती हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 1 टू थर्ड जो होता है आपका पूरा का पूरा नॉर्मल सेल्स में पाए जाते हैं, लाइक है मसल सेल्स में पाई जाती है। और आपके जो फोर्थ वाले होते हैं वो हिपेटोसाइट सेल्स मीन्स लीवर में पाई जाती है। तो इन दोनों के एक्टिविटी में डिफरेंसेस होता है, जिससे कि आपके एग्जाम में सवाल बनता है। क्या बनेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 4 डिफरेंट टाइप के आपके हेक्सोकाइनेज होंगे, जो कि 4 अलग अलग जीन इनकोड करता है। इनका एक चीज़ कॉमन है कि इनके द्वारा कैटालाइज किया जाने वाला जो रिएक्शंस होगा वो सबका सब क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो रिएक्शंस आपका हेक्सोकाइनेज 1 करेगा वही हेक्सोकाइनेज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी करेगा, मतलब सबके सब वही करेंगे कि 6 कार्बन वाले कंपाउंड पे फॉस्फेट ग्रुप का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। Two or more enzymes that catalyze the same reactions but are encoded by the different genes are called isozyme और isoenzyme। ऐसे 2 या 2 से अधिक एंजाइम्स जो कि आपके सेम काइंड के रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, लेकिन उनका जो सिंथेसिस हो रही है अलग अलग, इनको अलग अलग जीन से क्या किया जाए, इनकोड किया जाए। ऐसे डिफरेंट एंजाइम्स को बेसिकली हम लोग आइसो एंजाइम या आइसोजाइम के नाम से जानते हैं। तो आइसोजाइम क्या हो गया, ऐसा एंजाइम जो कि सेम रिएक्शन कैटालाइज करे लेकिन डीएनए के अलग अलग पार्ट से क्या हो, सिंथेसाइज हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे ये पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है और ये आपका एक ब्लॉक है
जो कि फर्स्ट क्लास के एंजाइम को इनकोड करता है, ये आपका जो है आपका सेकंड क्लास के एंजाइम को इनकोड करता है। तो इनसे भी आपका जो बनेगा दैट इज़ द हेक्सोकाइनेज बन जाएगा फर्स्ट, और इनसे भी जो आपका बनेगा वो आपका हेक्सोकाइनेज आपका बन जाएगा सेकंड। और ये दोनों ही बेसिकली क्या करेंगे, दोनों ही रिएक्शंस मिलाकर क्या करेंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन करेंगे। तो ये रिएक्शन सेम कैटलाइज करेंगे, लेकिन इनकी लोकेशन जो होगी डीएनए पे, उनके लिए जो जीन होगा वो अलग अलग होगा, राइट। नहीं नहीं, डेल्टा जी की वैल्यू सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे आपको न्यूमेरिकल आता है लगा निकालने के लिए, जो कि पहले आपको बता दिया है। वन ऑफ द आइसोजाइम प्रेजेंट इन द हिपेटोसाइट्स नोन एज हेक्सोकाइनेज फोर्थ आल्सो कॉल्ड ग्लूकोकाइनेज। हिपेटोसाइट सेल्स का मतलब हुआ लीवर सेल्स में पाए जाने वाले चार में से एक आपका हेक्सोकाइनेज है, जिसको आप ग्लूकोकाइनेज के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मली आपके जितने भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड हैं उनको आप क्या बोल सकते हैं, हेक्सोकाइनेज बोलते हैं। हेक्सोकाइनेज में आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है, जबकि स्पेशल इनको नाम दिया गया ग्लूकोकाइनेज। इसको आप फोर्थ कैटेगरी के नाम से जानते हैं। ये आपका कहाँ पाया जाता है, लीवर में। और ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, मसल सेल्स में या एरिथ्रोसाइट सेल्स में। हाँ जी। क्या चीज़ कह रहे हैं? हाँ, हेक्सोकाइनेज क्या? हम्म 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 हाँ हाँ, नाम से इनका यही मतलब आता है, लेकिन दोनों करते ग्लूकोज पे ही काम है। और इनको डिफरेंशिएट करने के लिए भी ये टर्म दिया गया है, जैसे नंबरिंग जो दी गई थी 1 2 3 4, तो उस नंबर को रिप्लेस करने के लिए इसको ग्लूकोकाइनेज दे दिया गया कि ग्लूको, जैसे ग्लाइकोलिसिस में जो सबस्ट्रेट आपका होता है ग्लूकोज ही होता है ना। अगर कोई दूसरे फॉर्म में आपका अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट भी है मोनोसेकेराइड का, तो उसका कन्वर्जन होगा, आइसोमराइजेशन होकर के ग्लूकोज के फॉर्म में आएगा। तो दोनों करेंगे ग्लूकोज पे ही काम। और जो नेम का मतलब है वही है कि ग्लूकोकाइनेज का मतलब। क्या क्या हो गया? हाँ, लीवर के लिए एकदम क्लियर रखिए कि लीवर सेल्स में पाए जाने वाले हेक्सोकाइनेज को आप ग्लूकोकाइनेज के नाम से जानते हैं। और उसको क्लास 4th या ग्लूकोकाइनेज डी या हेक्सोकाइनेज डी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी नंबरिंग 1 2 3 भी 4 की जाती है, ए, बी, सी, डी भी किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये तीनों आपके कहाँ पाए जाएँगे? नॉर्मल आरबीसी सेल्स में या मसल सेल्स में। ये आपका जो होगा सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? लीवर सेल्स में, जिसको आप हिपैटोसाइट सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिएगा। अभी इन दोनों में बड़ा अच्छा सा आपका लॉजिकल डिफरेंस भी होता है, और इनसे सवाल भी आपके एग्जाम में बने हैं और बनते हैं, तो उनको थोड़ा समझना भी ज़रूरी है। तो आपको आइसोजाइम के बारे में, हेक्सोकाइनेज के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई। आइसोजाइम्स में अकर इन द सेम स्पीसीज इन द सेम टिश्यूज इवन इन द सेम सेल्स, राइट। आइसो एंजाइम जो होते हैं उनकी लोकेशंस अगर आपकी बात किया जाए, तो एक ही स्पीसीज में पाए जा सकते हैं, एक ही टिश्यूज में पाए जा सकते हैं, या एक ही सेल्स में भी पाए जा सकते हैं। जैसे आपका हेक्सोकाइनेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में से कोई भी दो एंजाइम आपका एक टाइप के सेल्स में पाया जा सकता है, एक टाइप के टिश्यूज में पाए जा सकते हैं, या एक ही ऑर्गेनियम में भी पाया जा सकता है। ओके। जनरली आइसोएंजाइम जो होते हैं डिफर इन काइनेटिक्स एंड रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज। ये आपके ऑप्शन से बन करके आते हैं कि आइसोएंजाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। आइसोएंजाइम का पीछे दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगे बट इनकोड डिफरेंट एंजाइम्स जीन से किए जाएंगे। यही पे आपका ट्विस्ट कर देता है, इनकोडेड बाई सेम एंजाइम सेम जीन एंड परफॉर्म सेम या कैटालाइज सेम रिएक्शंस। तो वहीं पे आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आइसो एंजाइम
सेम टाइप के केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करेंगे, लेकिन डीएनए के अलग अलग पार्ट से अलग अलग जीन से क्या किए जाएंगे, इनकोड किए जाएंगे। इनका अकरेंस, इनकी लोकेशन एक ही स्पीसीज में हो सकती है, एक ही टिश्यू में हो सकता है, या एक ही सेल्स में भी हो सकता है। इसके साथ साथ आइसो एंजाइम जो आपस में दोनों सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उनका काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब होता है केएम की वैल्यू या वी मैक्स की वैल्यू, ठीक है। काइनेटिक्स या रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज, उनको रेगुलेट करने वाले जो आपके इनहिबिटर हैं या एक्टिवेटर मॉलिक्यूल हैं, वो अलग हो सकते हैं। इन द को फैक्टर दे यूजेस, या तो उनका को फैक्टर जो है वो अलग हो सकता है, या उनकी रेगुलेटरी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, या उनका काइनेटिक्स भी क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और उसके ऊपर आपने जो जो देखा था वो भी देख लिया कि उनका जो लोग मतलब जिनसे वो बनेंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और इन द सब सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन, या सेल्स के अलग अलग पार्ट में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। इतनी सारी वेरिएबिलिटी आती है आइसो एंजाइम में। कभी कभी जब आपसे पूछा जाता है कि आइसो एंजाइम में क्या डिफरेंसेस है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे स्टूडेंट ऐसे खड़े हो जाते हैं कि आइसो एंजाइम तो मतलब सेम एंजाइम, और वो सेम टाइप के रिएक्शंस को कैटालाइज करेंगे, सब कुछ उनका सिमिलर होगा। नहीं, सब कुछ सिमिलर उनका नहीं होता। सिर्फ सिमिलर एक ही चीज़ होता है, वो ये कि उनके द्वारा कैटालाइज किए जाने वाला जो रिएक्शन होता है वो सेम टाइप का होता है। बाकी उनकी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उनका इनकोड करने वाला जीन अलग होगा, उनके लिए कोफैक्टर अलग हो सकते हैं, उनका लोकेशन अलग हो सकता है, उनकी केएम और वीएमएस की वैल्यू अलग हो सकती है। ये सारा चीज़ उनका क्या होता है, अलग होता है। तो ये अच्छे तरीके से ध्यान में समझिएगा। Isoenzymes may have similar but not identical amino acid sequences। ये पॉइंट और भी ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये चारों ही पॉइंट आपके लिए कभी भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। कौन से एग्जाम में बनेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट आइसोएंजाइम को लेकर के ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई है इनको आप याद रखिएगा। तो आइसोएंजाइम्स के बारे में आपको बताया गया कि दो एंजाइम, जैसे मान लीजिए आपका हेक्सोकाइनेज फर्स्ट है और सेकेंड है, ये सिमिलर हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। आइडेंटिकल हो जाएंगे तो फिर इनकी क्लास बनेगी ही नहीं। किसमें? अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में। सिमिलरिटीज़ क्या होगी कि मान लीजिए आपका यहाँ पे 50 अगर अमाइनो एसिड पाया जा रहा है तो यहाँ पे भी पाया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे अगर आपका सपोज कीजिए कि इनकी लेंथ उतनी है तो इनका लेंथ भी उतना हो सकता है, लेकिन जो आपका सीक्वेंस होगा कि भैया ट्रिप्टोफैन इनमें पहले पाया जा रहा है, फिर इसके बाद मान लीजिए मेथोनिन पाया जा रहा है, फिर इसके बाद आपका सिस्टीन पाया जा रहा है, तो ऐसा सीक्वेंस इनमें सिमिलर एग्जैक्टली नहीं होगा। हो सकता है लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 4 10 20 25 50 आपके जो अमाइनो एसिड है उनकी सीक्वेंस में सिमिलरिटीज हो भी जाए, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे, डिफरेंस होगा। So isoenzymes may have similar but not identical amino acid sequences। 50 अमाइनो एसिड है तो हो सकता है कि उसमें आपका 40 अमाइनो एसिड सिमिलर हो सकता है, एक जैसा हो सकता है, उनका सीक्वेंसेस वही हो सकता है, लेकिन 10 डिफरेंट होंगे, तभी जाकर के उनका क्लास बनता है। The predominant hexoenzyme isozyme of myocytes, that is the hexosecond। मायोसाइट्स का मतलब मसल सेल्स। मसल सेल्स में पाए जाने वाले जो आपके हेक्सोकाइनेज के आइसोएंजाइम फॉर्म है वो क्या है, हेक्सोकाइनेज सेकेंड। हैज़ हाई एफिनिटी फॉर द ग्लूकोज। मायोसाइट्स में पाए जाने वाले जो आपके हेक्सोकाइनेज हैं उनके पास ग्लूकोज से बाइंड करने की एफिनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंड द प्रीडोमिनेंट हेक्सोकाइनेज एंजाइम ऑफ लीवर इज हेक्सोकाइनेज फोर्थ, दैट इज द ग्लूकोकाइनेज। द ग्लूकोकाइनेज आपका क्या होगा, जिसको आप हेक्सोकाइनेज फोर्थ बोलेंगे, ये आपका लीवर के लिए पाया जाएगा। कहाँ पे गया लीवर, यहाँ पे है। और ये आपका हेक्सोकाइनेज सेकेंड, ये आप कहाँ पे होगा, मसल सेल्स में या मायोसाइट्स में। तो कभी कभी जैसे आपके आईसीआर के एग्जाम में तो यही सवाल बन सकता है, क्या ग्लूकोकाइनेज प्रीडोमिनेंट फॉर्म में कौन से सेल्स में पाया जा सकता है, मायोसाइट्स, एडिपोसाइट्स या हिपैटोसाइट्स, इस तरीके से आपके सेल्स का नाम दे देगा और पूछेगा कि किसमें प्रीडोमिनेंट फॉर्म में पाया जाता है, यही सवाल आपका बन जाएगा। या आपसे ये भी बन सकता है कि हाँ, मायोसाइट्स में प्रीडोमिनेंट फॉर्म में पाया जाने वाला हेक्सोकाइनेज कौन सा है, क्लास आपको दे सकता है। तो दो तरीके के सवाल यहाँ से बन सकते हैं आपके। क्लास दे करके सेल्स पूछेगा, सेल्स दे करके क्लास पूछेगा। तो दोनों तरीके से आप अपने आप को इक्विप्ड कीजिए, तैयार रखिए कि अगर आपसे सेल्स दे करके क्लास पूछेगा तो भी आप बता लेंगे, और अगर आपसे क्लास दे करके सेल्स पूछेगा तो भी आप बता लेंगे। लीवर सेल्स को हिपैटोसाइट सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा।
मायोसाइट्स को मसल सेल्स के नाम से भी जानते हैं या मसल सेल्स को मायोसाइट्स बोलते हैं, राइट, विच डिफर इन द थ्री इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉम हेक्सोकाइनेज फर्स्ट एंड फर्स्ट टू थर्ड। ये जो हेक्सोकाइनेज फोर्थ है जिसको आप ग्लूकोकाइनेज बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हेक्सोकाइनेज फोर्थ, ये बाकी जो आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड हेक्सोकाइनेज हैं, इनसे तीन प्रॉपर्टी में क्या करता है, डिफरेंस करता है तीन तरीके से, मतलब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनमें ये क्या करता है, डिफर होता है। तो क्या क्या वो चीज़ है जहाँ पे ये डिफर करेगा, इसको देखिए यहाँ पे नंबर पहला है, फर्स्ट ये है कि दोनों के लिए जो केएम की वैल्यू अलग अलग होती है। द ग्लूकोज कंसंट्रेशन एट विच हेक्सोकाइनेज फोर्थ इज हाफ सैचुरेटेड about 10 millimolar higher than the usual concentration of glucose in the blood। अब जरा एंजाइम जो आप लोगों को पढ़ाया हुआ हूँ उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करने की ज़रूरत है और आप लोग बताएंगे। यहाँ पर आपको दिया गया कि हेक्सोकाइनेज जो फोर्थ है उसके लिए ग्लूकोज का कंसंट्रेशन 10 मिलीमोलर ज़्यादा होना चाहिए उसके हाफ सैचुरेट होने के लिए एज कंपेयर टू द नॉर्मल। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड के कंपेरिजन में इसको 10 टाइम्स मोर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, अगर इनको 1 मिली मोलर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है हाफ सेचुरेट होने के लिए, तो इनको कितना चाहिए भैया, 10 मिली मोलर चाहिए। बात समझ में आई? तो जरा मुझे आप बताइए कि फोर्थ एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से केएम की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, वी मैक्स की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, बताइए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। अच्छा पहले केएम को बताइए, अभी नहीं कंफ्यूजन में आ जाएंगे सब लोग। इन दोनों एंजाइम में से अगर केएम की वैल्यू आपको दे दिया जाए तो आप सही पेयरिंग क्या करेंगे? केएम की वैल्यू वी मैक्स की ज़्यादा होगी, केएम की वैल्यू सॉरी केएम की वैल्यू फोर्थ वाले की ज़्यादा होगी, केएम की वैल्यू फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले की ज़्यादा होगी, या कम होगी या बराबर होगी, क्या होगा? ज़्यादा होगी, क्यों अमित, ऐसा क्यों? हम्म। हम्म। वेरी गुड, और कोई? थोड़ा रेस्पॉन्स दीजिए भाई, आप लोग ऐसे शांत मत रहिए। केएम की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो अगर केएम की वैल्यू ज़्यादा है और केएम की वैल्यू इसकी कम है, तो इन दोनों एंजाइम में से ज़्यादा अच्छा एंजाइम कौन है? अरे भाई जैसे ये तो आप बताएंगे ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये फोर्थ है, ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, इसके मान लीजिए अगर इसको 1 मिली मोलर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है हाफ सेचुरेट होने के लिए, तो इसको 10 मिली मोलर चाहिए। तो उसके बेस से आप बताइए केएम की वैल्यू ज़्यादा किसकी होगी, फोर्थ की होगी ना। तो केएम फोर्थ इज ग्रेटर देन केएम वन, टू या थ्री, चलिए मान लीजिए किसी एक को लेके चलते हैं, मान लीजिए फर्स्ट। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से बेटर एंजाइम कौन है? इन दोनों में से जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ ये फर्स्ट रखा गया, ये फोर्थ रखा गया, फर्स्ट वाले की केएम वैल्यू कम है, फोर्थ वाले की केएम वैल्यू ज़्यादा है, तो अच्छा एंजाइम कौन कहलाएगा, के मतलब ये फोर्थ वाला या फिर फर्स्ट वाला? वेरी गुड, वंदना एंड पूजा ने आंसर किया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भैया, देखो तो जरा कौन कौन है अभी ग्रुप में। जुड़े जुड़े तो बहुत लोग हैं आज।
अच्छा, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन दे दिया था कि इन तीनों के कंपैरिजन में फोर्थ वाले को ज़्यादा चाहिए होगा। तीनों में से कोई मैं एक ले लिया हूँ, चाहे फर्स्ट ले लूँ, चाहे सेकंड ले लूँ, चाहे थर्ड ले लूँ, तो एक ले लिया हूँ। तो आपको सपोज़ यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ फिर से, बाकी लोग इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चंस में। तो थोड़ा पीछे जाते हैं ताकि स्पेस में बना पाऊँ। ओके, यहाँ पर आपको दिया गया कि मान लीजिए ये फोर्थ क्लास है हेक्सोकाइनेज का, और ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। इसके कंपैरिजन में इनको अगर मान लीजिए कि इनको 1 मिलीमोलर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है हाफ सैचुरेट होने के लिए, तो इसको रिक्वायरमेंट कितनी होगी 10 मिलीमोलर का। तो मेरा सवाल ये था कि केएम की वैल्यू इन दोनों में ज़्यादा किसकी होगी। तो आप लोगों ने बताया कि केएम की वैल्यू जो है वो फोर्थ वाले की क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द केएम फर्स्ट की या सेकंड की या थर्ड की। तो अगर केएम की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो आप हमको बताइए बेस्ट एंजाइम कौन है। के मतलब फोर्थ होना चाहिए या आपका फर्स्ट होना चाहिए, कौन होना चाहिए? डेफिनेटली। आप लोगों को एंजाइम एफिनिटी के लिए एक रूल बताया था, दैट इज द के कैट और के एम, बताया था। तो के एम की वैल्यू शुड बी, के एम वैल्यू शुड बी लो, है ना। किसी भी एंजाइम के लिए के एम वैल्यू बताती है उसके किसका, हाफ वेलोसिटी को। वो कंसंट्रेशन जिस पे वो एंजाइम हाफ अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ पे अगर पहुंच जाता है तो उसको आप बोलते हैं के एम। तो जिसके लिए केएम की वैल्यू कम होगी इसका मतलब होता है कि वो एंजाइम कम से कम कंसंट्रेशन पे भी अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखा सकता है ना। तो वो एंजाइम बेस्ट होगा जिसके लिए केएम की वैल्यू लो होगी। तो फोर्थ वाले के कंपैरिजन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड की केएम की वैल्यू 10 टाइम्स कम है। इसका मतलब कि वो ज़्यादा अच्छा एंजाइम है। समझ आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज़ तो आपने यहाँ पे देख लिया कि ये 10 टाइम्स रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा होती है ग्लूकोज की कंसनट्रेशंस का उसके केएम को अटेंड करने के लिए, मतलब हाफ सैचुरेट होने के लिए एज़ कम्पेयर टू द बाकी उसके। हैज़ हाई केएम ऑफ हेक्सोकाइनेज, मतलब हेक्सो जो काइनेज होता है फोर्थ, उसके लिए केएम की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। और अगर ये हाई है तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, अलाउ इट्स डायरेक्ट रेगुलेशंस बाय द लेवल ऑफ अ ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब इसके हाई केएम वैल्यू होने का लॉजिक भी सही है और ये सेल्स के लिए बेनिफिशियल है। कैसे, इसको थोड़ा यहाँ पे आगे देखते हैं। आपको पता है कि लीवर सेल्स में, मतलब जो हमारा लीवर होता है वो पूरा का पूरा क्या है, स्टोरेज हाउस माना जाता है आपके पूरा उसका ग्लूकोज का, राइट। यहाँ पे ग्लाइकोजन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन जो आपकी सेल्स की होती है वहाँ पे मान लीजिए 50 मिलीमोलर अगर आपका कंसंट्रेशन है फॉर एग्जांपल, तो ये सारे के सारे एंजाइम्स आपके क्या कर रहे हैं, काम कर जा रहे हैं। 50 से अगर मतलब अगर कम भी हो रहा है तो भी वो सेंसिटिव है, अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ये जो आपका लीवर में पाया जाने वाला हेक्सोजाइम फोर्थ वाला है, इसकी केएम की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो केएम की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि इसको, जैसे सपोज कीजिए कि लो कंसंट्रेशन अगर आपका आपका ग्लूकोज का रहेगा तो ये इसको सेंस नहीं कर पाएगा, मतलब ये अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये कब कर पाएगा, जब इसके पास कंसंट्रेशन ग्लूकोज का बहुत ही ज़्यादा होगा। समझ आ रहा? तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अगर लोअर होगा तो ये सेंस नहीं कर सकता, ग्लूकोज का लेवल जब हाई होगा तब जा करके अपना ये काम करना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो चूंकि लीवर आपका जो होता है वो सोर्स माना जाता है पूरे सप्लाई करने के लिए पूरे बॉडी को। जब कभी भी आप स्टार्वेशन कंडीशंस में होते हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके वो रिलीज करता है। तो चूंकि वहाँ पे बहुत ही एकदम इनरिच कंडीशंस होती है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, दैट इज़ वाई वो उसका हाई केएम की वैल्यू उसके लिए बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाती है। अगर ये लो केएम की वैल्यू का होता तो ये अपनी एक्टिविटी लो से लो कंसंट्रेशन पे ही दिखा देता, जिसकी वजह से सेल्स को डिप्राइव अगर ग्लूकोज हो रहा होगा तो उसका सेंसेशन नहीं मिल पाता, और जो ग्लाइकोजन आपका ब्रेक डाउन होकर के सेल्स को बाहर जा रहा है वो जा नहीं पाता। नहीं समझा?
जैसे मान लीजिए कि मिनिमम सेल्स को 50 मिलीमोलर ग्लूकोज की ज़रूरत है, और अगर आपका जो एंजाइम यहाँ पे पाया जाता है इसको 50 मिली, इसका जो केएम की वैल्यू होती है अगर वो 30 पे होती, तो 30 वाले कंसंट्रेशन पे ही अपने आप को एक्टिव कर लेता, जबकि 30 वाला कंसंट्रेशन यहाँ पे सेल्स को डिप्राइव कर रहा है, मतलब डिप्राइव कंडीशन इंडिकेट कर रहा है। तो जब इसको इस सेंस ही नहीं मिलता तो ये ग्लाइकोजन को ब्रेक क्यों करता? तो इसका हाई केएम की वैल्यू होने की वजह से फायदा ये हो जाता है कि बाहर में सेल्स का अगर 50 मिलीमोलर से अगर ग्लूकोज की वैल्यू कम होती है, जिस कंडीशंस पे आपका सेल्स डिप्राइव होना शुरू हो जाता है ग्लूकोज का, तब आपका यहाँ पे सेंसेशन मिलेगा, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन उसको चाहिए होगा एक्टिव होने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन बनाएगा तब जाकर सेल्स को बाहर रिलीज करेगा। तो ये इसके लिए क्या होता है, फायदा हो जाता है। सेकेंड है हेक्सोकाइनेज फोर्थ इज नॉट इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपने पढ़ा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट का आपका फॉर्मेशन हो रहा है, हेक्सोकाइनेज जो आपका एंजाइम लग रहा है उस हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज अ इनहिबिटर का काम करता है। किसका? इनहिबिटर का। कब? जब आपके सेल्स में इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, उस कंडीशन में ये रिएक्शंस क्या होंगे, स्टॉप हो जाते हैं, अब नहीं चलेंगे। तब तक नहीं चलेंगे जब तक इनका लेवल ड्रॉप डाउन होकर के मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है उसके नीचे नहीं आ पाता है। तो हेक्सोकाइनेज के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका क्या होता है, इनहिबिटर का काम करता है, लेकिन हेक्सोकाइनेज फोर्थ जिसको आप ग्लूकोकाइनेज बोलते हैं, ग्लूकोकाइनेज के लिए आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है एज ए इनहिबिटर का काम नहीं कर पाता है। तो ये एग्जाम में आपके सवाल पूछा जा चुका है स्टेटमेंट दे करके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या समझ में आया यहाँ से कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोस काइनेज के लिए तो आपका इनहिबिटर का काम कर सकता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले के लिए, लेकिन फोर्थ इसको आप ग्लूकोकाइनेज बोलते हैं उसके लिए नहीं कर पाएगा। तो कौन करेगा भैया, सवाल यहाँ पे ये भी आता है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले आप ग्राफ देखिए, ग्राफ को समझ में आएगा आपको। यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया गया है हेक्सोकाइनेज के लिए और फर्स्ट के लिए और इसके लिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि जिस कंसंट्रेशन पे हेक्सोकाइनेज मीन्स ग्लूकोकाइनेज का आपका जो ये केएम की वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है, देखिए इस वाले वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाली, मतलब यहाँ से आपका एक कर्व दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली आपका 10 से 15 के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे 12 आ रहा है, इसका हो रहा है इसके केएम की वैल्यू। जबकि इसका मैक्सिमम जो केएम की वैल्यू है, ये जहाँ पे कर्व हुआ है यहाँ पे आप बताते हैं उसको केएम की वैल्यू है, राइट। ये मान लीजिए ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है, सपोज कीजिए, तो इसकी केएम की वैल्यू क्या होगी, हाफ इधर की तरफ आएगी। तो मान लीजिए इसका 5 पे ही सपोज कि अगर आपका ये पूरा का पूरा हो जा रहा है, तो इसका केएम का वैल्यू क्या होगा, 2.5 के बीच में आएगा। और इसका आपका ये जो दिखाई दे रहा है, सपोज कीजिए ये मैक्सिमम वेलोसिटी किस पे आ रही है, आपका इस पे आ रहा है, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा ये इधर के आसपास आएगा। तो हेक्सोकाइनेज फर्स्ट जो है उसके उसको कंसंट्रेशन कम चाहिए होगा। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ग्रीन कलर का मार्कर चल नहीं रहा है? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है? अच्छा, ओके। तो यहाँ पर आपको मैं यही दिखा रहा था कि हेक्सोकाइनेज का आपको जो ग्राफ है ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आपको बताता है कि इसको कम से कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए होगा, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। हेक्सोकाइनेज जिसको आप फोर्थ बोलते हैं, या ग्लूकोकाइनेज जिसको ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए होगा, इसकी एफिनिटी कम होगी। ये ग्राफ से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पॉइंट होते हैं, ये वाले जहाँ पे टर्न हो रहा है, ये इसके वीमैक्स को बताता है। किसको बताता है? वीमैक्स को। तो इसकी वीमैक्स की वैल्यू लगभग कितनी आ रही है आपकी, 5 आ रही है फॉर एग्जाम्पल। तो इनका जो आपका केएम आएगा वो कहाँ पे आएगा, हाफ पे आएगा, लाइक दैट यहाँ पे 2.5 पे आ जाएगा। जबकि अगर आप इनके वीमैक्स की वैल्यू की अगर आप बात करते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका सैचुरेट हो जा रहा है, तो यहाँ पे इनका वीमैक्स होगा सपोज इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पे। और अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो 10 से 15 के बीच में आ रहा है, मतलब मान लीजिए 12 पॉइंट या 13 पॉइंट पे हो रहा है। इनका हाफ कितना हो जाएगा, 6.2। तो इनके कंपेरिजन अगर आप देखेंगे तो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट हो रही है हेक्सोकाइनेज को। तो ये ग्राफ आपको यही दिखाता है। ग्राफ दे करके आपसे नाम नहीं दिया जाता है, जैसे आपके एग्जाम में जब दिया जाएगा तो ऐसे प्रॉब्लम आपको बना कर दिया जाएगा, ये नाम गायब कर देगा, यहाँ से पूछेगा कि हाँ कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे। तो आपको वहाँ पे बताना रहता है कि हाँ जिनका एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है वो ऊपर की तरफ होंगे, मतलब वो कम से कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में काम कर जाएंगे, जिनकी एक्टिविटी कम होती है वो लो तरफ रहते हैं।
यहाँ पे आप देखिए कि जो हेक्सोकाइनेज है उसके लिए एक यहाँ पे मैकेनिज़्म दिखाया जा रहा है। नॉर्मली आपका जो कैपिलरीज़ है वहाँ से ग्लूकोज़ आपका ब्लड रिसेप्टर से लिवर सेल्स में जा रहा है और लिवर सेल्स में जाने के लिए जो रिसेप्टर्स है वो GLUT2 है जिसको ग्लूकोज़ ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज़ आपका वहाँ पे जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे मेम्ब्रेन है, इसके बाद हेक्सोकाइनेज 4th है। हेक्सोकाइनेज 4th का 2 लोकेशन दिखाया जा रहा है, एक आपका साइटोप्लाज़्म में, दूसरा आपका न्यूक्लियस में। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? हाँ जी। ओके, यहाँ पर आपको इस फिगर से एक चीज़ समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि ये जो हेक्सोकाइनेज होता है 4th वाला, इसको आप ग्लूकोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं। एक न्यूक्लियर बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो कि उसको क्या करता है, न्यूक्लियर की तरफ जाकर के खींच लेता है। यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट लिखा गया है, द प्रोटीन इनहिबिटर ऑफ हेक्सोकाइनेज 4th is a nuclear binding protein that draw hexokinase 4th into the nucleus when the fructose 6 phosphate concentration in liver is high। जब लिवर के केस में मतलब लिवर के सेल्स में इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, उस कंडीशंस में ये जो आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन होती है ये न्यूक्लियर बाइंडिंग प्रोटीन है। ये प्रोटीन इस हेक्सोकाइनेज को ड्रॉ करके कहाँ पे ले जाती है, न्यूक्लियस में। कब? जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट? एंड रिलीज इट टू द साइटोसॉल व्हेन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हाई। और जब आपके सेल्स में मतलब साइटोसॉल में, हिपेटोसाइट के साइटोसॉल में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अगर आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब ये आपका रेगुलेटरी जो प्रोटीन होती है यहाँ से निकल जाती है और आपका ये क्या करता है, यहाँ पे चला जाता है। तो लिवर सेल्स में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तब जाकर के आपका हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, काम करेगा, एक्टिव रहेगा, मतलब कि रेगुलेटरी फॉर्म में रहेगा। और अगर आपका ग्लूकोज का कंसंट्रेशन के बजाय फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगर आपका हो जाएगा तो वो उसे एज अ इनहिबिटर का क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको लिखाया गया था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इनहिबिट नहीं होता है तो किससे होगा भैया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से। ये सारे पॉइंट ना आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही ट्रिकी और बड़ा ही कंफ्यूज करने वाले पॉइंट बन जाते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में आपका G6P इनहिबिटर का काम करता है, बाकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास ऑफ हेक्सोकाइनेज के लिए। इसके बाद यहाँ पे F6P काम करेगा किसके लिए, 4th के लिए। कैसे करेगा ये आपको यहाँ पे मैकेनिज्म दिखाया गया कि जब आपके हिपेटोसाइट सेल्स के साइटोसॉल में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कंसंट्रेशन से हेक्सोकाइनेज से बाइंड करने वाली जो प्रोटीन होती है वो न्यूक्लियस से बाइंडिंग एफिनिटी रखती है, न्यूक्लियर बाइंडिंग प्रोटीन मानी जाती है। तो वो क्या करता है, उस हेक्सोकाइनेज को न्यूक्लियस के अंदर में ड्रॉ कर लेता है। वहाँ पे आपका न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोसॉल से न्यूक्लियस में आना जाना लगा रहता है। और जब सेल्स में, हिपेटोसाइट सेल्स में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन रेज करेगा तो उस कंडीशंस पे रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या होती है, रिलीज हो जाती है, हेक्सोकाइनेज आपका चला जाता है। और हेक्सोकाइनेज जब जाएगा तो ग्लूकोज से क्या बनाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर कन्वर्जन होकर के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपका बन जाता है। तो ये इनका हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको यहाँ पे देनी थी और आपने यहाँ पे देखा भी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ग्लूकोकाइनेज हैज़ हाई Km एंड Vmax वैल्यू दैन द हेक्सोकाइनेज। जितना भी आपका हेक्सोकाइनेज और मतलब जो 1, 2, 3 क्लास के आपके हेक्सोकाइनेज हैं उनके कंपेरिजन में जो 4th क्लास वाला ग्लूकोकाइनेज है उसकी Km वैल्यू और Vmax वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसी से सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। Km वैल्यू एंड Vmax वैल्यू ग्लूकोकाइनेज की ज़्यादा होगी। ग्लूकोकाइनेज को आप हेक्सोकाइनेज 4th के नाम से या ग्लूकोकाइनेज डी के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों नाम आपको इनको दिया जाता है। तो अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज के डिफरेंस को समझने के लिए, आइसो एंजाइम्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि क्या उनका काम है, कैसे वो काम करते हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं, क्या उनमें सिमिलरिटीज़ होती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो आपके हेक्सोकाइनेज है उनका लोकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, कौन सा काइनेज का क्लास आपका कौन से सेल्स में प्रीडोमिनेंट फॉर्म में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए, समझ लिए। एक से दो बार आप इस वीडियो को और देखेंगे,
इससे आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक से। ओके। सो नेक्स्ट स्टेप है आपका कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट टू द फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट, जो जहाँ पे आपने देखा कि कौन सा एंजाइम आएगा, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, जिसे आप फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से मैग्नीशियम आयन भी यहाँ पे आपका लगेगा, जगह डाइकेटायन। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ग्लूकोज से कन्वर्जन किस में हो जाएगा, दैट इज द फ्रक्टोज में। मतलब यहाँ पे आपका क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप हो जाएगा। यही कन्वर्जन है आपका, जिसकी वजह से आपका ये कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक तरीके से आइसोमराइजेशन की क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो इस आइसोमराइजेशन की प्रोसेस को आप डिटेल में समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का जब यहाँ पे बाइंडिंग होता है, तो ओपनिंग ऑफ द रिंग करता है एंजाइम के, जो एक्टिव साइट्स होती हैं वहाँ पे बहुत सारे रिएक्टिव ग्रुप पाए जाते हैं। जो बी आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके क्या है, दैट इज द रिएक्टिव ग्रुप है। और ये वाला जो आपका बी के पास पे जो भी आपके रिएक्टिव ग्रुप लाइक है, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लाइक है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या फिर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इनके पास में पाए जाने वाले जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपके इस ग्लूकोज का जब आपका साइक्लिक फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है, ऐसे लिनियर फॉर्म में बन जाते हैं। इसके इस वाले हाइड्रोजन पे क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, फिर इसका यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, BH का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। फिर आपका ये वाला क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्लीव करेगा, तो ये वाला भी बॉन्ड आपका क्या करेगा, इस तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पे आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स था, उसमें कन्वर्जन आपको इस तरीके से दिखाई दिया। ये जो बी फॉर्म है, मतलब आपका जो रिएक्टिव ग्रुप है, वो इस एज इट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जो आपका एच था यहाँ पे नॉर्मल, इस एच का रिप्लेसमेंट किससे हुआ, एसिड वाले एच से। मतलब कि जो आपका प्रोटॉन सेल्स में आपका आ रहा है, या यहाँ पे जो बी है वो आपका अमाइनो एसिड है, दैट इज द ग्लूटामेट है, और उसकी वजह से आपका वहाँ पे एच का रिप्लेसमेंट हो रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा, डी एसोसिएशन होगा, क्लोजिंग होगी रिंग की, फिर से वहाँ पे क्या होगा, रिंग का फॉर्मेशन आपका हो जाता है। तो इस तरीके से जो एल्डिहाइड था, अब वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, वो आपका एल्डिहाइड है। ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, वो कीटोन है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फॉर्म से ये फॉर्म में डायरेक्टली आने के लिए पहले यहाँ पे जो रिंग फॉर्म है, वो कन्वर्ट किस में हुआ है, लीनियर फॉर्म में, मतलब चेन फॉर्म में ऐसा हुआ है, तब जाकर के आपका यहाँ पे हो रहा है। और इसके लिए आपका यहाँ पे इस ग्रुप का निकलना हुआ है, दैट मीन्स हाइड्रोजन का निकलना हुआ है, और इसके बाद आपका एल्डिहाइड का कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू द फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, जहां पर आपकी एटीपी फिर से खर्च होगी, और इसको परफॉर्म करने के लिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK1 आपका क्या होता है, क्लास एंजाइम काम करता है। तो पी ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट यहाँ पे लगेगा, और एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK1 के नाम से आपको यहाँ पे दिया गया है। Some bacteria and protista means protozoa and perhaps all the plant have a phosphofructokinase that uses pyrophosphate, that is a PPI, not ATP as the phosphoryl group donor in the synthesis of fructose 1,6 phosphate। ये जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक फॉस्फेट से आपका जो दो फॉस्फेट बन रहा है, इस फॉस्फेट के लिए जो डोनर है वो आपका डबल PI होता है, मीन्स पायरोफॉस्फेट होता है, न कि आपका ATP। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आपको ये ATP से ADP कन्वर्जन में दिखाया जा रहा है, ये आपका ATP से क्या निकलेगा, डबल PI, ना कि सिर्फ PI। नॉर्मल कंडीशंस में हमेशा PI निकलता है, जिसे आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं। दो PI निकलेगा तो उसे आप पायरोफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट बनने के लिए जो एक्चुअल डोनर है फॉस्फेट ग्रुप का, वो पायरोफॉस्फेट है, न कि ATP। यहाँ पे आपका इनहिबिटर है एटीपी सिट्रेट, ये आपका जो एंजाइम होता है वो रेगुलेटरी एंजाइम क्लास में आता है, और एटीपी इनको इनहिबिट कर सकता है, सिट्रेट इनको इनहिबिट कर सकता है, पीईपी मींस फॉस्फेनल पाइरुवेट भी इनको इनहिबिट कर सकते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो कि आपको इनको एक्टिवेट करेंगे, अगर सेल्स में एडीपी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये प्रोसेस चलेगी, साइक्लिक एमपी का होगा तो ये चलेगा, फ्रक्टोज 20 फॉस्फेट होगा तो ये चलेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होगा तो भी चलेगा, अमोनियम आयन होगा तो भी चलेगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंसंट्रेशन होगा तो भी क्या करेगा, चलेगा। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन इस साइकिल को, मतलब इस पाथवे को या इस रिएक्शंस को इन्हांस करने में क्या करते हैं, काम करते हैं। जबकि अगर सेल्स में एटीपी का, सिट्रेट का और फॉस्फेनल पाइरुवेट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा, तो इस रिएक्शन को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, मीन्स इनहिबिट करने का काम करता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट इनटू द
2-3 कार्बन कंपाउंड। तो इसको करने के लिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज आपका क्या आता है, एंजाइम आता है, जो कि इस कंपाउंड को 2 आपके 3 कार्बन कंपाउंड में क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में जो आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है वो फर्स्ट कार्बन से है, G3P में जो आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है वो 6 कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका ग्लूकोज का कौन कौन सा कार्बन यहाँ पे पूछा जाता है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में ग्लूकोज के किस कार्बन से आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट। और अगर आप G3P में अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन है आपका सिक्स। सो 1 और 6 वाले कार्बन से आपके फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नाम ही दिखाई दे रहा है। और उसमें से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन वाला क्या करता है, फर्स्ट रिसीव करता है, और G3P आपका 6 को रिसीव करेगा। तो यहाँ पर आप इसका कन्वर्जन देख सकते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का लीनियर फॉर्म आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज कार्बन। तो ग्लूकोज के कौन कौन कार्बन से डिराइव्ड हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का ये पहला कार्बन है ग्लूकोज का, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन। ये सवाल पूछा गया है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कार्बोनिल जो ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन ग्लूकोज के किस कार्बन से डिराइव किया गया है, ये सवाल पूछा गया था CSIR में। तो ऑप्शन है दैट इज द सेकेंड कार्बन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के कार्बोनिल ग्रुप का क्या होता है, सिंथेसिस होती है। इसके बाद यहाँ पे आपको G3P दिखाया जा रहा है। तो G3P का आपका ये वाला जो ग्रुप है जिसको आप CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। एल्डिहाइड ग्रुप आपका किससे, फोर्थ वाले कार्बन से, बाकी आपका हाइड्रोक्सिल वाला फिफ्थ वाले कार्बन से, फॉस्फेट आपका 6 वाले कार्बन से। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो ग्रुप है वो ग्रुप का जो कार्बन है वो कौन से कार्बन से आया हुआ है, ग्लूकोज के। तो यहाँ पे आपको दिखा दिया गया कि ग्लूकोज का डेरिवेटिव्स कहाँ से हो रहा है। तो अब आपको नेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज कार्बन। तो सब्सिक्वेंट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जहाँ पे आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का पहला वाला जो कार्बन होगा या तो फोर्थ होगा या तो थर्ड वाले कार्बन से होगा, मतलब ये वाले कार्बन से या तो फिर ये वाले कार्बन से। ये दूसरा आपका कार्बन जो है वो आपका या तो पांचवा होगा या तो दूसरा होगा। तीसरा वाला कार्बन जो होगा तो पहला होगा या तो छठवां होगा। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स का जब इंटर कन्वर्जिबल हुआ तो ये बना। और इस वाले फिगर से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि फाइनली आपका जाएगा अब ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट स्टेप में, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कार्बन मतलब एल्डिहाइड वाला, सेकंड कार्बन मतलब एल्कोहल वाला, हाइड्रोक्सिल वाला, थर्ड कार्बन का मतलब फॉस्फेट वाला। इस तरीके से नाम आपको दिया जाता है, नंबरिंग नहीं दी जाएगी। पूछा जाएगा एल्डिहाइड कार्बन या आपका एल्कोहलिक कार्बन या आपका फॉस्फोरिल कार्बन, उन कार्बन की डेरिवेटिव्स मतलब या ओरिजिन कौन से कार्बन से हुई है ग्लूकोज के। एक कॉम्बिनेशन बना करके देता है 1 2 2 3 2 4 5 T इस तरीके से। तो 4 3 5 2 1 6 इस तरीके से याद रखिएगा। मतलब ऐसे समझिए, यहाँ से देखिए ये वाला कॉम्बिनेशन ऐसे क्रॉस, लेट मी इरेज ऑल दोस थिंग्स फर्स्टली। ये वाला कार्बन है आपका फर्स्ट एंड सेकंड ये है, तो पहले ऐसे क्रॉस बनाइए, मतलब ये वाला जो होगा इसके साथ में कॉम्बिनेशन बना सकता है, दूसरा वाला जो होगा आपका पांचवे वाले से कॉम्बिनेशन बना सकता है, और ये वाला जो होगा पहले वाले से बना सकता है। बस यही फिगर अगर आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ऐसे क्रॉस क्रॉस और एक लीनियर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपसे पूछे गए एग्जाम में। ओके, ईडीटीए इनहिबिट करता है एंडोलेज को। अगर ईडीटीए का कंसंट्रेशन सेल्स में चला जाएगा तो आपका एल्डोलेज एंजाइम काम नहीं करेगा, और एल्डोलेज अगर काम नहीं करेगा तो आपका ये जो ब्रेकेज होकर के 3 कंपाउंड बन रहे हैं, 2 कंपाउंड बनने 3 कार्बन के, ये नहीं बन पाएंगे। और अगर ये नहीं बनेगा तो आगे का ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस नहीं चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन ऑफ द ट्राइज फॉस्फेट। आपके जो दोनों कंपाउंड जो आपके बने इनका कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन करने के लिए आइसोमेरेज एंजाइम आता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आपका कन्वर्जन किस में होता है, G3P में, और यही फर्दर आगे चल करके क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू द 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ऐसा करने के लिए जो एंजाइम है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, और जब कभी भी डीहाइड्रोजिनेज बात अगर आती है तो वहाँ पे आपका NADH का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो G3P से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका यहाँ पे आएगा, और इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में आपका जो होगा ये क्या होगा, बॉन्ड जुड़ जाएगा। और जब बॉन्ड यहाँ पे जुड़ेगा तो बेसिकली आपका यहाँ पे कंपाउंड आपका बनेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए एक मॉलिक्यूल दैट इज द आइडोएसिटेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइडोएसिटेट इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ G3P डिहाइड्रोजिनेज। अगर सेल्स में इसका कंसंट्रेशन अगर हो जाएगा तो
प्रोसेस चलना बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आपका 1,3-बीस फॉस्फोग्लिसराइड का फॉर्मेशन होगा और ये इसका इनहिबिटर का काम करेगा। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरिल ट्रांसफर फ्रॉम 1,3-बीस फॉस्फोग्लिसराइड टू द एडीपी। यहाँ पे एटीपी का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज आपका एंजाइम होगा और यहाँ पे आपका 1,3-बीस फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट और एक एटीपी मॉलिक्यूल का क्या होगा, जनरेशन होगा। इसके लिए भी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के लिए भी मैग्नीशियम डाई जो कैटायन है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके बेसिस पे आपका ये रिएक्शंस क्या होगा, मतलब पहला बार यहाँ पे आपका एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है एटीपी के फॉर्म में। इसको आप फर्स्ट फॉस्फोरेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू 2-फॉस्फोग्लिसरेट, जहाँ पे सिर्फ कार्बन का नंबर बदलेगा फॉस्फेट का। और इसके लिए जो एंजाइम है आपका म्यूटेज है। तो म्यूटेज आपका एक क्लास ऑफ एंजाइम होता है जो कि विद इन अ कंपाउंड में ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करेगा। नेक्स्ट आपका है डिहाइड्रेशन ऑफ अ 2-फॉस्फोग्लिसरेट टू द फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो पायरुवेट का क्या होगा, सिंथेसिस होगी। ऐसा करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज द इनोलेज है। और इनोलेज को भी इनहिबिट करने के लिए एक मॉलिक्यूल्स आता है, इसका नाम है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड इज द पोटेंट इनहिबिटर ऑफ इनोलेज। तो ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो H2O मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रही है, बन रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ये दोनों मिलकर के H2O बना दे रहे हैं। बाकी आपका यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में आपका ये फॉस्फेट ग्रुप है जो कि लास्ट में क्या होगा, आपका निकल जाएगा और इसके बाद फाइनली आपका पायरुवेट का सिंथेसिस हो जाएगी। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से आपका फॉस्फेट क्या होगा, निकलेगा, जहाँ पे एटीपी का जनरेशन होगा और पायरुवेट आपका बन जाएगा। तो ये जो आपका पायरुवेट है, अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन कौन से कार्बन से कौन कौन से कार्बन आया है, ग्लूकोज की किस कार्बन से कौन आया है, ग्लूकोज की किस कार्बन से कौन आया है। तो जैसा कि आपने देखा था कि ये वाला जो एल्डिहाइड वाला कार्बन था वो कौन कौन से कार्बन से आया था, ये वाला किससे किससे आया था और ये वाला किससे किससे आया था। तो ये वाला किससे आया था, 6 और 1 से आया था। ये वाला किससे आया था, 5 और 2 से आया था। और ये वाला किससे आया था, दैट इज द 4 और 3 से आया था। किससे, ग्लूकोज से। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि पायरुवेट का ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कार्बन, कार्बोनिल वाला कार्बन, कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन, मिथाइल वाला कार्बन, ये जान लीजिए कि ग्लाइकोलिसिस से इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। पायरुवेट के लिए बनेगा, बाकी उसके पहले जो बताया उसके लिए आपको बनेगा डाइहाइड्रोक्सीस्टोन में या 3 फॉस्फेट में। तो पायरुवेट के लिए यही सवाल बन जाता है कि पायरुवेट में कार्बोनिल कार्बन ग्लूकोज के किस कार्बन से आया है, या कार्बोक्सिलिक कार्बन ग्लूकोज के किस कार्बन से आया है, या मिथाइल वाला कार्बन किस कार्बन से आया हुआ था। यहाँ पे साफ साफ आपको मैंने लिख दिया है 4, 3, 5, 2, 6, 1। तो इस तरीके से आपका ग्लूकोज का जो कैटाबोलिज्म था ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, जिससे कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन था, वो आपने यहाँ पे देख लिया। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्लाइकोलिटिक की जो पाथवे होती है, वो 3 ऐसे एंजाइम हैं जिनको एलोस्टेटिक रेगुलेशन के थ्रू क्या कहता है, रेगुलेट किया जा सकता है। और वो तीनों रिएक्शंस वो कैटालाइज जो करते हैं वो आपके ये रिवर्सिबल काइंड के होते हैं। तो नंबर पहला है हेक्सोकाइनेज जो कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट करता है। और दूसरा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो कि आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1 से 20 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तीसरा है पायरुवेट काइनेज जो कि पीईपी को, मीन्स फॉस्फेट और पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। इन एंजाइम्स के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल एज एक्टिवेटर और इनहिबिटर का काम कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट करने के लिए कोई फैक्टर नहीं है, जबकि G6P मीन्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज इनहिबिटर का काम करता है। मतलब फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो जाती है कि उन्हीं का जो सबस्ट्रेट है उन्हीं को इनहिबिट करने का काम करता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए AMP फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज 2,6-बीस फॉस्फेट और ये आपके क्या करेंगे, एज एक्टिवेटर का काम करेंगे, जबकि सिट्रेट और एटीपी जो होगी एज इनहिबिटर का काम करेगा। पायरुवेट काइनेज के लिए आपका फ्रक्टोज 1,6-बीस फॉस्फेट या AMP ये जो होंगे काम करेंगे एज एक्टिवेटर का। एसिटाइल कोएंजाइम A और AMP जो होंगे एज काम करेंगे इनहिबिटर का। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एंजाइम हैं, क्या क्या रिएक्शन कैटालाइज करेंगे, क्या क्या उनके लिए इनहिबिटर और एक्टिवेटर का काम कर सकता है। यहाँ से ढेर सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो लास्टली हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका पायरुवेट बना है, फाइनली उस पायरुवेट का आगे फर्दर प्रोसेस क्या होगा, जिसके बेसिस पे आपकी अगली क्लास जो है वो चलेगी। तो ग्लाइकोलिसिस जो कि 10 स्टेप का प्रोसेस होता है, वहाँ से आपका पायरुविक एसिड बनता है। और ये पायरुविक एसिड अगर हाइपोक्सिक कंडीशन में जाता है, दैट मीन्स एनारोबिक कंडीशन में जाता है, तो वहाँ पे आपका इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा ईस्ट के केस में, मतलब कि फंजाई के केस में। और अगर आपका वो किसी भी ऐसे एनिमल सेल्स में अगर जाता है, जहाँ पे जैसे लाइक हमारी मसल सेल्स है या फिर WBC मीन्स सॉरी RBC है, एर्थोसाइट सेल्स है, तो वहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो हाइपोक्सिक कंडीशन आपके 2 हैं, एक अगर आपका प्लांट की तरफ जाता है या ईस्ट की तरफ जाता है, तो वहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, CO2 बनेगा। यहाँ से भी सवाल आपका बनता है, राइट।
इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और इसके बाद अगर आपका एनिमल कंडीशन जाएगा तो लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बनेगा। और अगर एरोबिक कंडीशन में जाता है तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, फिर इसके बाद आपका TCA साइकिल चलेगी, फिर वहाँ पे फाइनली आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बनेगा चलेगा, फिर वहाँ पे आपका फाइनली एंड जो प्रोडक्ट होगा वो CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो या फिर एनिमल हो, उन सभी में आपका जो स्टेट दिखाई दे रहा है वो चलेगा। और ये दोनों जो डाइवर्टेड हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनारोबिक रिएक्शंस में या आपके हाइपोक्सिक कंडीशन में ऑक्सीजन डिफिशियंसी में अगर सर्वाइव करते हैं तो उनके लिए ये चलेगा, और अगर एनिमल होगा तो आपका ये चलेगा। तो ये इनका पॉसिबल भविष्य है, कहाँ कहाँ ये आपका जो पाइरुवेट बना है, ये पाइरुवेट कहाँ कहाँ जा सकता है। तो ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अब आपका पाइरुवेट का कन्वर्जन दैट इज स्टाइल कोएंजाइम ए में, और इसके बाद TCA साइकिल के बारे में। तो आप लोगों ने देखा कि बेसिकली ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस क्या है। जितना सिंपल आपको पढ़ने को मिलता है उतना सिंपल ही है नहीं, काफ़ी चीज़ें इसमें से आपको मेमोरी याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको एक एक एंजाइम उनके। हाँ बिल्कुल, अभी बेसिकली जो चीज़ें आपने पढ़ी वो शायद। बिल्कुल, आपसे CSIR में ना ऐसे डिटेल में ही डिमांड की जाती है, उनके इन्हिबिटर को लेकर के, उनके मैकेनिज़्म को लेकर के, उनके कार्बन के सोर्स को ले कार्बन के सोर्स वाले को तो प्लीज़ आप सभी लोगों को मेरी ये हिदायत है, वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छे से देख करके उसको नोट्स बनाइएगा। पाइरुवेट के जो कार्बन आपके बने हैं, कार्बोक्जिलिक के और क्या कार्बोनिल के और मिथाइल के, उनके सोर्स पूछे जाते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो आपके कार्बन हैं, उनके सोर्स पूछे जाते हैं, ग्लूकोज की किस कार्बन से आता है। यहाँ से सवाल आपका बहुत ज़्यादा बनता है। इसके बाद इनके जो इन्हिबिटर हैं, 3 आपके एंजाइम हैं जो कि पूरे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं, उनके लिए इन्हिबिटर और उनके लिए एक्टिवेटर, इनका भी कॉम्बिनेशन आप अच्छे से याद रखिएगा। आइसो एंजाइम को लेकर के जो पॉसिबिलिटी बनती थी सवाल को, मैंने सारा आपको बता दिया है। हेक्सोकाइनेज में और ग्लूकोकाइनेज में क्या डिफरेंसेस है, आइसो एंजाइम में क्या क्या सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, किस बेसिस पे KM वैल्यू और VMC वैल्यू वेरी करेगा, कौन ज़्यादा बेटर होगा, ये सारा एस्पेक्ट मैंने डिस्कस कर दिया। अब आप लोगों का काम ये बनेगा कि अब पाथ फाइंडर में या प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हुए हैं पार्ट सी के, पार्ट बी के, बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन से क्वेश्चंस आप खोजेंगे तो बहुत सारा आपको मिलेगा। आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरे लिए वही है कि फिर मैं अगली क्लास जब लगाऊंगा तो उसमें आपको इस वाले टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चंस लगा करके ले आएंगे, और देखेंगे कि आप लोग कितना उसको कर पा रहे हैं। ओके, तो अभी इवनिंग वाली क्लास एज एज यूजुअल कंटिन्यू रहेगी। ये आपका एक्स्ट्रा क्लास थी जो कि अभी लास्ट एक डे में क्लास आपकी नहीं ले पाया था, तो अपना सारा टॉपिक खत्म हो गया। अभी आप लोग फ्री हैं, रिफ्रेश हो लीजिए अच्छे तरीके से, फिर 9 बजे रात में हम लोग मिलेंगे और फिर अगला टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।